11th क्लास का है राजनीतिक विज्ञान। पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। अब इसमें पॉइंट देखना है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता। निर्णय कौन लेता है और निर्माण शक्ति की विशेषता क्या है। स्पेसिफिकेशन ऑन डिसीजन मेकिंग पावर। पहले संविधान जो है निर्णय लेता है और संविधान के निर्माण करने की विशेषता क्या है उसके बारे में देखते हैं। संविधान जो है संविधान कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। पूछेगा संविधान किसका समूह है, तो बुनियादी सिद्धांत का समूह है। तो बुनियादी सिद्धांत का समूह है, नियम का नहीं। बुनियादी सिद्धांतों का समूह है सिद्धांत। संविधान क्या है, तो बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। तो बुनियादी सिद्धांतों का समूह का मतलब क्या हो गया, राज्य का निर्माण करना। अगर राज्य का निर्माण कर देता है और राज्य का शासन करता है तो समझिए कि यही बुनियादी सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, बुनियादी सिद्धांत समूह का मतलब कि राज्य का निर्माण कर देना और राज्य का शासन करना। राज्य का निर्माण अगर कर रहा है और राज्य का शासन कर रहा है तो समझिए कि बुनियादी सिद्धांतों का समूह है संविधान। तो बुनियादी सिद्धांत का समूह में आएगा राज्य का निर्माण और शासन, लेकिन बुनियादी नियम है, ये सिद्धांत नहीं और नियम है। तो बुनियादी नियम क्या होता है, अब बुनियादी कैसे कहें कि कौन कब बुनियादी है कब नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। संविधान क्या है, संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। बुनियादी सिद्धांत कौन कौन आता है, राज्य का निर्माण करना और राज्य का शासन करना। मान लेते हैं कि नियम बना रहे, बुनियादी सिद्धांत तो देख लिया, राज्य का निर्माण राज्य का शासन करना, लेकिन बुनियादी नियम क्या है, नियम। तो बुनियादी नियम में मान लेते कि हम आप है दोस्त है, तो आप भी एक नाम का एक नियम बना लिए हैं, नियम न बना रहे हैं। एक नियम बनाया, दूसरा आदमी वाई नियम बनाया। एक बनाया तो बोलता है कि हमारा सबसे अच्छा नियम है, वाई भी बोलता है कि हमारा भी सबसे अच्छा नियम है। तो दोनों किसके नियम से चलेगा, दोनों को लड़ाई हो जाएगा। तो दोनों को मिला करके चलता है कि दोनों में किसका अच्छा है और कितना अच्छा है कितना खराब है। खराब को छाड़ते हैं, अच्छा को दोनों में से निकालते हैं और निकाल करके जो अच्छा लगता है उस नियम में डाल देते हैं। यही होगा बुनियादी नियम। और बुनियादी नियम का मतलब कि सबसे अच्छा, सबों के नज़र में अच्छा होना चाहिए, तो बुनियादी नियम है। बात हो रहा है कि नियम कौन बनाएगा। दो दोस्त नियम बना दिया तो फिर नियम को सबसे अच्छा हुआ, जो नियम सबसे अच्छा होगा उसको नियम को कौन बनाएगा। नियम बनाते हो तो विवाद भी हो सकता है भाई, ठीक ना, विवाद होता है ना। अब तय करना पड़ेगा कि कौन बनाएगा नियम। विवाद भी होता है नियम बनाते वक्त कि हमारा अच्छा है तो हमारा अच्छा है, और तय करने पड़ता है कि कौन बनाएगा नियम। इन सभी प्रश्नों को नियम कौन बनाएगा और नियम बनाते वक्त तो विवाद भी होता है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर है ठीक है। नियम बनाते वक्त तो विवाद होता है, तो नियम विवाद होगा तो फिर भी नियम कौन बनाएगा, तो नियम जो मन तो बना देगा ना। इसलिए नियम बनाते वक्त विवाद होता है, नियम कौन बनाएगा, इस सभी का उत्तर संविधान में मिलता है ना। इन सभी का उत्तर कहाँ मिलेगा, संविधान में। संविधान में लिखा रहता है कि नियम कौन बनाएगा। अब विवाद होगा तो कैसे उसको सुलझाया जाएगा, नियम बनाते वक्त विवाद को, ये सबका उत्तर संविधान में लिखा रहता है। क्योंकि संविधान तय करेगा या करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा ऐसा संविधान तय करता है, ठीक ना। संविधान कौन बनाएगा, ठीक है। नियम कानून तो संविधान बनाएगा, तो संविधानों को भी कोई बनाए होगा ना। कानून कौन बनाएगा ऐसा संविधान कहेगा, तो संविधान को भी कोई बनेला होगा। तो फिर सवाल उठ रहा है कि संविधान कौन बनाएगा, तो इसका कई उत्तर है। कैसे कई उत्तर है, तो संविधान बनाने वाला राजतंत्र है तो वहाँ भी राजा की शक्ति से राजतंत्र में भी संविधान बनता है अपने नियम के अनुसार। भले टिकाऊ नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता, लेकिन तो नियम बना, संविधान बना ना जी। तो संविधान कौन बनाएगा, तो कई उत्तर है। राजतंत्र राजा बनाता है। पुराना सोवियत संघ जो रूस था वहाँ पर एक ही को पार्टी जो था वही नियम बनाता था, कोई नहीं, है ना। नियम और संविधान बनाता था। पुराना सोवियत संघ जो था 1991 के विघटन के पहले की बात है,
कि एक पार्टी नियम कानून बनाता था, संविधान बनाता था, और लोकतंत्र जहाँ रहेगा जनता की भागीदारी होता है नियम संविधान बनाने का। तो सवाल क्या कहते हैं कि संविधान में क्या लिखा था, कानून बनाने का तरीका। तो कानून को तो बनाएगा संविधान को कौन बनाएगा? तो इसका कई उत्तर है। राजतंत्र, पुराना सोवियत संघ भी जो था एक पार्टी का था, भी नियम कानून बनाता था, संविधान बनाया। और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होता है, शक्ति देती है संविधान बनाने का। लोकतंत्र में तो जनता की शक्ति होता है संविधान बनाने का, और संविधान बनाएगा तो समझे नियम भी संविधान बनाएगा। लोकतंत्र का उदाहरण देखा जाए भारत है। लोकतंत्र का उदाहरण भारत है। भारत लोकतंत्र है जहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता चुनते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से किसको? प्रतिनिधि को। और प्रतिनिधि चुन कर कहा जाता है संसद में, और संसद में ही नियम और कानून बनता है। यही संसद अपनी प्रक्रिया के अनुसार संविधान बनाता है, नियम कानून बनाता है। संविधान मतलब एक तरह से नियमों का संग्रह होता है। दूसरा नियम, पहला नियम तो देखें संविधान का दूसरा काम क्या है। पहला काम तो देखें कि नियम बनाना। नियम ही बना रहा था तो जनता के प्रति नियम बनाना चाहिए संविधान। तो दूसरा संविधान का दूसरा काम है कि यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा। जो समाज होगा, उस समाज में कोई बात होगा, वो निर्णय लेगा कैसा काम होना चाहिए। तो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा था? तो संविधान के पास होता है। संविधान यह भी तय करता है, क्या करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगा, सरकार कैसे बनेगा, सरकार कैसे बनेगा, निर्मित होगा, ये भी तय करता है संविधान। तो दूसरा नियम में देखा समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा, ये बताता है किसके पास होगा, सरकार के पास है कि जनता के पास है ना। निर्णय लेने की शक्ति समाज में संविधान ये भी बताता है। और दूसरा कि सरकार कैसे बनेगा, ये भी बनाएगा संविधान। ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगा, ये भी बताता है संविधान। तो हम लोग क्या करते हैं, तो संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। और बुनियादी सिद्धांत का समूह का मतलब होता है राज्य का निर्माण करना और राज्य का शासन करना। ये तो हो गया बुनियादी सिद्धांतों का समूह। लेकिन बुनियादी नियम क्या है, बुनियादी कैसे बनता है। तो बुनियादी नियम में सभी का विचारों का, नियमों का संग्रह होता है। तो नियम कौन बनाएगा? तो नियम बनाते वक्त विवाद भी होता है और तय करने पड़ता है कि कौन बनाएगा नियम। इस सभी प्रश्न का उत्तर, विवाद होता है, कौन तय करता है कि कौन बनाएगा नियम। इस सभी प्रश्न का उत्तर संविधान में लिखल रहता है कि कौन नियम बनाएगा। तो नियम बनाने वाला संविधान है। संविधान में लिखल रहता है कि कौन नियम बनाएगा, सरकार, प्रधानमंत्री कौन नियम बनाएगा, राष्ट्रपति कौन नियम बनाएगा, ऐसा सब चीज़, मुखिया कौन नियम बनाएगा, संविधान में लिखा रहता है ना। क्योंकि संविधान तय करेगा या करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून बनाने का हक किसके पक्ष में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संविधान तय करता है। संविधान कौन बनाएगा? तो ठीक है, संविधान में लिख दिया जाएगा कानून के बारे में, कानून कौन बनाएगा। लेकिन संविधान को भी कौन बनाएगा? संविधान को बनाने वाला बहुत सारा चीज़ है, जैसे राजतंत्र, पुराना सोवियत संघ है ना, लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा बनाता, पूर्वी संघ रूस जो था है ना, एक ही को पार्टी बनाता था, सोवियत संघ रूस। और लोकतंत्र में जनता के हक होता है नियम कानून बनाने का। संविधान का क्या और क्या है ये भी तो बताया। संविधान की नियम कौन बनाएगा, किनको कितना शक्ति मिलेगा नियम बनाने के बारे में वो भी बताया। संविधान ये भी तय करता है कि समाज में जो निर्णय होगा, समाज में कोई निर्णय लिया जाता है जी, वो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगा, सरकार भी बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसा संविधान बताता है। संविधान में सब नियम लिखल है। यही नियमों का संग्रह है आपका संविधान। हमें संविधान की क्या आवश्यकता पड़ता है, बताओ। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ता है? तो आवश्यकता क्यों पड़ता है, सुनो। शुरू
मन में सवाल उठता है कि संविधान क्या है, संविधान का काम क्या है, कार्य क्या है, संविधान की समाज के लिए क्या भूमिका निभाता है संविधान, है ना। और संविधान जो है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित संविधान का क्या संबंध है, हमारे दैनिक जीवन से, है ना। संविधान क्या है? एक कानून, बुनियादी नियमों का संग्रह है। संविधान का कार्य क्या है भाई? लोगों को कानून बनाना और लोगों पर लागू करवाना, ऐसा नियम बनता है संविधान में। क्या भूमिका है? तो भूमिका यही कि समाज को, है ना, समाज के लिए अच्छा व्यवहार प्रति करे लोग। संविधान में नियम लिखा जाता है तो समाज अच्छे से रहता है, खाता पीता चलता घूमता, यही भूमिका है संविधान के। दैनिक जीवन में क्या संबंध है संविधान का? बहुत सारा संबंध है। तो इतना शब्द संविधान क्या है, कार्य क्या करेगा, क्या भूमिका है, दैनिक समाज के लिए क्या भूमिका है, दैनिक जीवन से क्या संबंध है, लग रहा है कि बहुत चीज़ कठिन है, लेकिन उत्तर देना, इस सब का उत्तर देना उतने कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आसानी से सबको उत्तर दिया जाता है। इस सब का उत्तर हमको लोग, संविधान का मतलब समझते हैं लोग, है ना। अभी सब का उत्तर कैसे मिलता है सुनिए। तो संविधान जो है लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है कि तुम काम करो, कोई कुछ ना बोलेगा, कोई भी जाति मारेगा तुमको दंडित किया जाएगा, उसको जो मारेगा। इसलिए तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। कौन? संविधान ही कहता है कि तालमेल बढ़ाना, भरोसा दिलाना। तालमेल मतलब कि धर्म के बीच में, है ना, हिंदू और मुसलमान में धर्म है, उसके बीच में ताल मिलाता है, भरोसा दिलाता है ना। हिंदू धर्म के बीच में ताल मिलाता है, कोई और भी धर्म के बीच में। अब भरोसा दिलाता है कि हिंदू अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, मुसलमान भी अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही संविधान कहता है कि तालमेल बढ़ाता है संविधान और भरोसा दिलाता है संविधान। जैसे मान लीजिए कि हम आदमी है और बहुत सारा एक बड़ा समूह है, इस समूह के बीच में तालमेल बैठा रहा है संविधान। यही बड़ा समूह का कुछ विशेषता कहो, या बहुत सारा समूह है, भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न प्रकार के अनेक तरह से हैं, फिर भी इनकी विशेषता यही है। क्या है? सुनिए। वही समूह की कुछ विशेषता होता है। क्या विशेषता है? सुनिए। उस समूह में देखिएगा ना, अभी देखिए हम लोग समूह पीछे, उस समूह में जो सदस्य लोग हैं एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न होते हैं। उस समूह में देखिएगा भिन्न है और उनकी विशेषता ही है कि अब भिन्न किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। लोग धर्म के आधार पर भिन्न है। कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन धर्म मानने वाले धर्म के आधार पर अलग अलग है। कोई व्यवसाय के आधार पर जैसे थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उद्योग विक्रेता, सेवा करने वाला विक्रेता है ना। व्यवसाय के आधार पर भी वो लोग अलग अलग हो सकते हैं। योग्यता के आधार पर पढ़ लिख कर कोई कम जैसे, शौक के आधार पर कोई सिनेमा ज्यादा देखता है, कोई कम देखता है, कोई खाना ज्यादा खाने वाला शौक होता है, कोई कम खाने वाला है। बूढ़े जवान भी आधार पर भी लोग उसमें देखिएगा अंतर दिख रहा था। धनी गरीब के आधार पर भी समूह अनेक तरह से भिन्न थे, अलग थे। इस तरह से लोगों के समूह में कुछ विशेषता देखने को मिलता है, जो अंतर है इस प्रकार से, है ना। इस सभी के इतना अंतर होते हुए भी धर्म के आधार पर अंतर होता है समूह में, व्यवसाय के आधार पर, योग्यता के आधार पर, शौक के आधार पर, बूढ़े जवान के आधार पर, फिर भी धर्म है। हिंदू मुस्लिम के बीच में तालमेल बैठे रहता है और हिंदू को विश्वास दिलाता है कि अपना प्रचार प्रसार करो। मुस्लिम को भी तालमेल बैठे रहता है, मुस्लिम को भी भरोसा दिलाता है कि प्रचार प्रसार करो। व्यवसाय के आधार पर, है ना, सब एक दूसरे से तालमेल बैठे रहता है और भरोसा दिलाता है। योग्यता के आधार पर भी ताल बैठाता है, शौक के आधार पर भी ताल, बूढ़े जवान के आधार पर ताल, धनी गरीब के आधार पर भी तालमेल बैठाता, भरोसा दिलाता है संविधान। इस समय तालमेल बैठाता है, विश्वास दिलाता है। कुछ यही समूह में जब पीछे देखो, उस समूह में हम लोग देखिएगा तो विवाद भी होता है कुछ, किस चीज पर, जरा सुनिए। पैसा उस कड़ी पर, कोई कितना पैसा रखेगा ना रखेगा, बस विवाद भी होता है। देखिए, वही समूह के सदस्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के विवाद भी होता है। समूह में बहुत सारा विवाद भी है जीवन से संबंधित, जैसे कि संपत्ति रखने के इजाजत के लेकर के,
संपत्ति रखने की इजाज़त के लेकर के इसलिए विवाद है कि लोग आज कितना संपत्ति रखेगा नहीं रखेगा, ऐसे तो एक आदमी सब संपत्ति रख लेगा तो दूसरा गरीब हो जाएगा। इस पर भी विवाद है कि संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर भी विवाद है। बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, या अनिवार्य बना देना चाहिए कि अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। वो भी बच्चे का स्कूल माता पिता भेजेंगे कि बच्चा खुद जाएगा, ऐसा अनिवार्य है कि नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। समूह अपनी सुरक्षा पर कितना खर्च करेगा, है ना, अपने समूह पर कितना खर्च करेगा, और पार्क बना कितना खर्च करेगा तो पार्क बनाएगा। पार्क बनाना चाहिए कि सदस्यों से भेदभाव कर देना चाहिए, इस पर विवाद है। सदस्यों से भेदभाव कर देना चाहिए, इस पर विवाद है। उन्हें कितना खर्च होना चाहिए, समूह अपने जो सुरक्षा है, समूह जो सदस्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए तो उसे सुरक्षा किया जाना चाहिए। और पार्क बना देना चाहिए सुरक्षा के लिए कि नहीं पार्क बनाना चाहिए। सदस्य जो है भेदभाव करने देना चाहिए, सदस्य में भेदभाव कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सदस्य है ना, कुछ सदस्य है तो उसको नहीं समझो, सदस्य को कम समझो, इस सब पर विवाद है। इतना विवाद है फिर भी लोग एक दूसरे से रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है संविधान में लिखित तौर पर है, एक दूसरे से रहना पसंद करते हैं, तालमेल बैठे रहते हैं, फिर भी इतना विवाद होते हुए भी इतना वाद विवाद है। सभी के लिए अंतर हो, सभी के लिए अंतर है ना, सभी के लिए अंतर है कि अगर संपत्ति रखेगा तो कोई कहेगा कि ज़्यादा रखेगा, कोई कहेगा कम रखेगा, कोई कहेगा कि नहीं रखना ही नहीं चाहिए, है ना। इतना अंतर है। धर्म के आधार पर भी अंतर है। बच्चे को स्कूल पर ले जाने के लिए भी अंतर है। इतना अंतर होते भी, है ना, इन सब भिन्नताओं के बावजूद भी समूह को साथ में रहना पड़ता है ना, समूह को साथ में रहना पड़ता है। चाहे वो धर्म के आधार पर, फलना के आधार पर, संपत्ति के आधार पर कोई कम बेसी करे, सबका उत्तर अलग अलग भले मिल सकता है, लेकिन साथ में रहना पड़ता है। यहाँ के एक दूसरे पर आश्रित है, सहयोग एक दूसरे की जरूरत पड़ता है, एक दूसरे के सहयोग जरूरत पड़ता है, सहयोग की जरूरत पड़ता है, एक दूसरे पर आश्रित भी है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि इतना कोई कह रहा है कि पैसा ज़्यादा रखेगा, कोई कह रहा है कम रखेंगे, है ना, कोई कह रहा है कि बच्चा माता पिता भेजेंगे स्कूल, कोई कह रहा है कि नहीं अनिवार्य कर देना चाहिए। इस समूह को शांतिपूर्वक रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो संविधान बना देना चाहिए, वो भी बुनियादी संविधान। लोग एक साथ रह सकते हैं, लोग एक साथ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं कैसे, यदि कुछ बुनियादी नियम के बारे में सहमत हो जाता है। कुछ बुनियादी नियम बना देना चाहिए ताकि लोगों के बीच में पसंद हो, वो नियम के अनुसार चल सके, और चलेगा तो लोग एक साथ रह सकते हैं। तो कह रहा है क्या ऐसा नियम क्यों होना चाहिए, क्यों चाहिए, तो शांति के लिए लोग अपना खा पी सके, जहाँ मतान अपना बाजार दुकान खोल सकते हैं। अगर नियम ना होता तो क्या होगा, नियम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि एक साथ रह सकते हैं, बुनियादी नियम बनेगा तो। लेकिन अगर नियम ना रहेगा तो, अगर नियम ही नहीं रहेगा तो लोग असुरक्षित समझेंगे, क्योंकि जिसको जहाँ मन वहाँ गोली मार दो, नियम थोड़ी नहीं कि फांसी पड़ेगा, दंडित किया जाएगा। लोग असुरक्षित समझेंगे, लोग एक दूसरे का बर्ताव बुरा करने लगेंगे, कोई किसी को गाली देगा, कोई कुछ करेगा, है ना। अधिकार नहीं मिलेगा, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा अगर नियम नहीं रहेगा तो, है ना, तो अधिकार छीनेगा। अगर नियम रहेगा तो अधिकार मिल जाएगा, नियम रहेगा तो बर्ताव भी अच्छा होगा, नियम रहेगा तो सुरक्षित समझेंगे। यही सब असुरक्षित बर्ताव, अधिकार को अगर सुरक्षित इस सबसे बचना है तो एक बुनियादी नियम बनाओ जिसमें न्यूनतम समन्वय के लिए नियम आवश्यक है। न्यूनतम समन्वय मतलब कि कम से कम जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक तो चलेगा, जितना कम हो सके लोगों के बीच में नियम बनाओ कि ताकि उसके अनुसार लोगों को सजा मिल सके, दंडित किया जा सके। न्यूनतम समन्वय के लिए नियम की आवश्यकता होना चाहिए, तब जाकर लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। बुनियादी जो नियम है, कुछ बुनियादी नियम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं कि नियम बना दे लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए, लागू किए जाना चाहिए, इन्हें कि लोगों को पता है और लागू करने कीजिए तो नियम का मतलब है लोग पालन भी कर सके उसको, इन्हें कि
लोगों को पता भी हो गया, लागू भी कर दिया, लोग पालन नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा नियम का। न्यायालय में लागू किया जाए, है ना। जो पालन नहीं करे वो न्यायालय में लागू किया जाना चाहिए नियम को, ताकि दंडित किया जा सके, तब जाकर संविधान का नियम समझेगा। यानी कि संविधान का पहला काम, हम इस सब जितना पीछे पड़े इससे पता चलता है कि संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियम है। जितना नियम है सबका लोगों को पता होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, लोगों को पालन भी करे, न्यायालय में लागू किया जा सके, दंडित किया जा सके। वही पहला नाम है संविधान का। पहला काम है कि वह बुनियादी कुछ बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह। संविधान का काम का है तो बुनियादी नियमों का समूह है। नियम का समूह में भी किसका, तो बुनियादी समूह का बुनियादी नियम का समूह है उपलब्ध कराता है, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम सामान्य विश्वास बना रहे, है ना। पूछेगा संविधान का पहला काम, तो पहला काम है कि बुनियादी नियम का समूह उपलब्ध कराता है। समूह उपलब्ध कराता है कौन, संविधान। कहा लगे ताकि समाज के जो सदस्य लोग होते हैं, समाज के सदस्य में एक न्यूनतम सामान्य माने आपस में तालमेल बना रहे और विश्वास बना रहे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता, भरोसा देता रहा। तो तालमेल बढ़ाता, भरोसा दिलाता है किसके अनुसार, तो संविधान के अनुसार। संविधान में क्या है, संविधान में लिखा रहता है बुनियादी नियमों का समूह है। बुनियादी नियमों का समूह है संविधान में। यही बुनियादी नियम जो है न्यूनतम समन्वय यानी कि तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। एक बड़ा समूह में बहुत सारा चीज में धर्म के आधार पर अलग है, हिंदू के आधार पर अलग है ना। कोई व्यवसाय के आधार पर अलग है, कोई शौक के आधार पर अलग है, तो गरीब अमीर के आधार पर अलग है। अलग होते हुए इतना अंतर है, फिर भी यह संविधान के अनुसार ही तालमेल बैठा पाते हैं, भरोसा दिला पाते हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। अगर कुछ विवाद भी होता है, विवादित है, संविधान में लिखित है कि, है ना, कि किस व्यक्ति को कितना संपत्ति होना चाहिए, बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, कि माता पिता पर ध्यान छोड़ देना चाहिए, मन होगा तब जाएगा, माता पिता का अनुसार ना थोड़ना होगा, यह अनिवार्य कर देना चाहिए, है ना। इसी समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्चा करना चाहिए, कितना समूह बचल रहे, और करना चाहिए। यही समूह जो है खर्चा का जगह पर पार्क बनवा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, खर्चा का जगह पार्क बनवा देना चाहिए। इसी पर विवाद है आज तक, है ना। कुछ सदस्य के विरुद्ध भेदभाव कर देना चाहिए। कुछ सदस्य ऐसा आता है भेदभाव कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा विवादित है। इस सब को विवादित होते हुए भी शांतिपूर्ण रहना चाहता है। क्यों, एक दूसरे से भरोसा होता है, एक दूसरे पर सहयोग चाहिए, एक दूसरे के आश्रित है एक दूसरे पर लोग। इसलिए शांतिपूर्वक जीने के लिए एक बुनियादी नियमों का जरूरत पड़ता है, जो संविधान दिलाता है, या संविधान में लिखा जाता है। बुनियादी नियमों का नियम संविधान में लिखा रहता है। यही बुनियादी नियम के अनुसार ही लोग एक दूसरे से, है ना, वाद विवाद अपन बात विचार करते रहते हैं, है ना। वही कह रहा, कुछ विशेषताएं, समूह की कुछ विशेषता होता है। यही समुदाय के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह भिन्न है। किस तरह से, धर्म, व्यवसाय, योग्यताएं, शौक, बूढ़ा जवान, धनी गरीब के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न होते हुए भी ऐसे समूह के सदस्य, जैसे धर्म के आधार पर सदस्य लोग हो गए, या, है ना, योग्यता के आधार पर, या कोई भी सब समूह के सदस्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर के वाद विवाद है। संपत्ति रखना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं, बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं, समूह अपनी सुरक्षा पर कितना खर्च करेगा, या खर्च की जगह पर सुरक्षा की जगह पार्क बना देना चाहिए, सदस्यों से भेदभाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब विवाद है, सभी के लिए ये सब विवाद है। फिर भी अंतर है, लोग इन सभी के बावजूद सभी लोग एक साथ में समूह के साथ रहना आश्रित करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, सहयोग की जरूरत पड़ता है समूह के लोग। इसलिए शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बुनियादी समूह की जरूरत पड़ता है, एक बुनियादी नियम की जरूरत पड़ता है। काला बुनियादी नियम की जरूरत पड़ता है ताकि लोग एक साथ रह सके। अब सवाल उठा है कि कुछ बुनियादी नियम के बारे में सहमत हो तब बुनियादी नियम बनता है।
यदि कुछ बुनियादी नियम के बारे में सहमत हो तो, अगर बुनियादी नियम के बारे में लोग सहमत है तो एक साथ रह सकते हैं। अगर बुनियादी नियम न रहेगा तो, अगर नियम न रहेगा तो लोग असुरक्षित समझेंगे, बर्ताव एक दूसरे गाली गलौज, अधिकार नहीं मिलेगा, न्यूनतम इतना चीज नहीं मिलेगा। इसलिए न्यूनतम समन्वय के लिए बुनियादी नियम की आवश्यकता पड़ता है। वो नियम अगर बन भी जाता है लोगों के साथ रहने के लिए बुनियादी नियम, तो लोगों को पता होना चाहिए, लागू किया होना चाहिए, लोगों को पालन भी करे, है ना। न्यायालय में वो नियम लागू होना चाहिए, ताकि न पालन करेगा तो दंड किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान का पहला काम हो गया कि कुछ बुनियादी नियमों का समूह होता है। संविधान क्या होता है? बुनियादी नियमों का समूह होता है। और क्यों? क्योंकि समाज के सदस्यों में एक दूसरे एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, इसलिए बुनियादी नियमों का समूह होता है संविधान में। समन्वय मतलब क्या? तालमेल बना रहे, विश्वास भी बना रहे। अगला पॉइंट है सरकार की शक्ति पर सीमाएं भी लगता है। सरकार की शक्ति पर सीमा इसलिए लगता है कि कोई सरकार को ज्यादा शक्ति न, इतना छूट नहीं मिलना चाहिए शक्ति कि वो सरकार निरंकुश हो जाए। इसलिए शक्ति पर सीमा दे दिया कि इस बाउंड्री तक काम करना, इस ऊपर जाएगा तब भी गलत कीजिएगा। नीचे कर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं जाना है। इस बाउंड्री दे दिया, मान लीजिए कि ऊपर नहीं जाना है, एक नीचे अंदर काम करना है। मान लीजिए कि धर्म के आधार पर किसी को संरक्षण कम मिलता है, विभेद किया जा रहा है ना, धर्म के आधार पर। और रंग के आधार पर विशेष किसी को विशेष रंग के व्यक्ति, जैसे दक्षिण का रंग भेदभाव के आधार पर विभेद हो रहा था। वस्त्र के आधार पर कोई खराब कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा है, गीत के आधार पर, है ना, गीत जाति समूह के आधार पर कोई कमजोर कोई ऊंच जाति समझ रहा है। इस सभी को मैंने धर्म के आधार पर या धर्म, रंग, वस्त्र, जातीय समूह के आधार पर विभेद हो रहा है, तो इसलिए सरकार की शक्ति पर सीमा लगाया जाता है ना। इसी चलते सरकार की शक्ति पर सीमा लगाया जाता है। कहता है कि किसी में विभेद हो तो किसी पर कम विभेद हो, उस पर कोई दिक्कत न हो, है ना। इसलिए संविधान जो है, संविधान सरकार की शक्ति की कई तरह से सीमित करता है। माने संविधान सरकार की जो शक्ति है ना, सरकार की शक्ति, उस शक्ति को कई तरह से सीमित करके रखा जाता है, ताकि सरकार कभी निरंकुश न बने। और कई तरह से सीमित करने का तरीका है, जैसे मौलिक अधिकार लगा करके संविधान बोलता है। संविधान में लिखा है मौलिक अधिकार, जो कटौती अब पाबंदी नहीं कर सकता है सरकार इस पर। मौलिक अधिकार लगा दिया कहा लगे कि नागरिक पर, इसलिए ना कि ताकि जो मौलिक अधिकार तुमको है, अधिकार में है, लड़कर के नौकरी ले लो, सरकार इसमें कोई कटौती नहीं करेगा। ये नहीं कि देखा कि जाले आंदोलन हो रहा तो सरकार कहता है कि हटा दो, ऐसा नहीं। तो मौलिक अधिकार में सरकार कोई कटौती पाबंदी नहीं लगाता है। यह सरकार की शक्ति पर मूलभूत सीमा है। मौलिक अधिकार है, सरकारें की जो शक्ति है उसी पर मूलभूत सीमा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारत के अधिकार, नागरिकों का अधिकार मिल रहे हैं, इस पर सीमित अधिकार लगा दिया है सरकार के कि इसमें कोई कटौती न करो। जो अधिकार नागरिक है उसको हक है, मिलेगा, चाहे तो कुछ करो, सरकार देना ही पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, संविधान जो संविधान सरकार की शक्ति पर सीमा लगाता है। तो हाँ, कई तरह बहुत सारा नियम लगाता है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। जैसे मौलिक अधिकार लगा करके संविधान ऐसे मौलिक अधिकार लगाता है, सरकार की शक्ति पर सीमित करता है, सरकार की शक्ति को सीमित कर देता है। मौलिक अधिकार जो है सरकार की शक्ति पर मूलभूत सीमा है। सरकार की शक्ति की सीमा लगल है मौलिक अधिकार, जो कटौती नहीं कर सकता है, पाबंदी नहीं लगा सकता है मौलिक अधिकार में सरकार। हाँ, मौलिक अधिकार लगा करके सरकार को शक्ति को सीमित किया है। नागरिकों का मौलिक अधिकार दे दिया है। अब चाहेगा तो मौलिक अधिकार को खत्म नहीं करेगा सरकार। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसा है जो अधिकार जो मिलल है ना, जैसे भाषण देने का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। भाषण, अंतरात्मक आवाज काम करने की क्षमता, कहीं भी काम कर सकते हैं, है ना, संगठन बना सकते हैं, मौलिक अधिकार में है। तो मौलिक अधिकार टोटल 6 है, 7 था पहले, तो 6 है। वो अधिकार है, कहीं भाषण दे सकते हैं मौलिक अधिकार के अनुसार, कहीं भी काम कर सकते हैं मौलिक अधिकार में, कहीं भी किसी से बात विचार भी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के अनुसार। लेकिन हाँ,
कुछ स्थिति में भले बोल दिया कि मौलिक अधिकार देकर के सरकार के शक्ति को सीमित किया है, लेकिन आपातकाल रहेगा उस समय अधिकार को छीना जा सकता है, कुछ हद तक कम कर सकता है। आपातकाल में सीमित कर सकते हैं अधिकार को, जो मिलल है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार में 6 का अधिकार को सीमित कर सकते हैं, लिखल उसमें किताब में देख लिया यूनिवर्सिटी में। तो आपातकाल है ना, इसकी परिस्थिति में संविधान में उल्लेखित हो सकता है। इसकी परिस्थिति में संविधान में उल्लेखित है, संविधान में लिख दिया है कि मौलिक अधिकार आपातकाल के समय कुछ अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जैसे संविधान में लिख लिया आपातकाल 3 तरह से लगता है आपातकाल। आर्टिकल अनुच्छेद 352 वित्तीय आपात, आर्टिकल 356 देख लीजिएगा राष्ट्रीय है क्या है तो राष्ट्रीय होगा, और आर्टिकल 360 होता है। 352 4 56 56 4 60 4 का अंतर है। 3 को आपातकाल लगाता है। डिटेल से देख लीजिएगा, लूसेंट में आगे भी पढ़ना है। इस दौरान कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। आपातकाल का समय अधिकार को सीमित कर सकते हैं, चाहे 352 रहे, 56 रहे, 60 रहे, किसी समय लगेगा तो आपातकाल को कुछ हद तक सीमित कर सकते हैं। अधिकार को सीमित करते हैं, हटाएंगे नहीं। भाषण की स्वतंत्रता क्यों सीमित करते हैं अधिकार को? अगर तुमको लगता है भाषण देने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है, अंतरात्मक आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में। अगर लगता है कि मौलिक अधिकार भाषण देने से किसी को नुकसान हो रहा है आपातकाल में, तो आपको सीमित करेगा। अगर काम करने से किसी को दिक्कत हो रहा है तो सीमित करेगा। संगठन बनाने से किसी को नुकसान हो तो सीमित करेगा। आपातकाल में मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है। ऐसा सब कहाँ देख रहे हैं? संविधान में लिखल है। तो संविधान यही बताता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सरकार की शक्ति पर सीमा लगाता है ना संविधान। संविधान जो है सरकार की शक्ति पर सीमा लगाता है, संविधान लगाता है सरकार की शक्ति पर सीमा लगाता है। किस तरह से? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लगा करके नागरिकों पर सीमा लगाता है, मौलिक अधिकार लगा करके संविधान। मौलिक अधिकार में 6 हुआ तो 6 में 3 के है ना आपातकाल में सीमित कर दिया है। बोला संविधान देख भैया तुमको हम नागरिक है इसलिए तुमको मौलिक अधिकार देते, कुछ भी करो, लेकिन आपातकाल लगेगा 52 56 60 के समय, तो तुम्हारा 3 मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सीमित कर दिया जा सकता है। कब? इमरजेंसी में। तीनों कौन कौन था पीछे देख लिए है ना, कौन कौन था? तो भाषण देने की, अंतरात्मक आवाज पर काम करने की क्षमता, मैंने आवाज करने पर है ना किसी को नुकसान हो रहा है तो रोका जा सकता है। संगठन बनाने पर नुकसान हो रहा है तो संगठन बनाने से रोका जा सकता है आपातकाल में। ऐसे तुमको मौलिक अधिकार है, संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी न रहेगा तब। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि तीसरा नियम बनता है। तीसरा काम है संविधान का। तीसरा काम यह हुआ कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिक को, सरकार द्वारा क्या करता है? संविधान कहता है, संविधान में लिखा जाता है कि सरकार द्वारा नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। कुछ सीमा कैसे लगाता है? नागरिक पर, कानून पर कुछ सीमा लगाता है मौलिक अधिकार देकर के। लेकिन यह सीमाएं इस रूप में मौलिक अधिकार होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार इतना होता है कि सरकार उस पर कोई उल्लंघन नहीं कर सकता सरकार, इसलिए कब इमरजेंसी न रहेगा तब तक। रिवाइज कर लेते हैं। सरकार की शक्ति पर सीमा लगाता है संविधान। संविधान कहता है कि यह तय हो गया, निर्णय कौन देगा? निर्णय संविधान में लिखा हुआ बात, कानून देगा निर्णय। सत्ता ने कानून बनाया है ना, जो सत्ता रहेगा वह कानून बनाएगा। आपको पूर्णतः अनुचित लगेगा तो संविधान चलेगा, ना तो नहीं। धर्म के आधार पर किसी में विवाद होता है, रंग के आधार पर वस्त्र, गीत, गाना, गीत, जाति, समूह के आधार पर विवाद होता है। ये सब को बचने के लिए संविधान है ना सरकार का करता धर्म, रंग, वस्त्र, गीत, जाति, समूह के आधार पर विभेद करने लगता है। इससे बचने के लिए संविधान में लिखा जाता है कि कोई भी विभेद नहीं करना है। वही धर्म, गीत, गाना, संगीत जो है, इसलिए संविधान सरकार के शक्ति को कई तरह से सीमित करता है ताकि सरकार निरंकुश न बने। मौलिक अधिकार लगा करके सरकार जो है सरकार शक्ति को नियमित करता है,
नागरिक पर मौलिक अधिकार लगा के, है ना। कब? जब इमरजेंसी नहीं रहना चाहिए तब तक। वही मौलिक अधिकार अगर आपातकाल रहेगा तो आपातकाल में 352, 56, 60 के अनुसार मौलिक अधिकार 6 होता है। 6 में 3 भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मक आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगा और संगठन बनाने के स्वतंत्रता खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम कहते हैं कि संविधान का तीसरा काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर, सरकार क्या करेगा? नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानून पर, जो लागू होता है कानून, वो कानून पर कुछ सीमा लगाता है। सरकार क्या करता है? नागरिक पर कानून लगाता है। सरकार ने लगाता है नागरिक पर कानून, और कानून पर अब सरकार चाहेगा नागरिक पर जन्म तौर कानून लगा देगा ना। इसी चलते जन्म पर कानून न लगाता है, इसलिए कानून पर ही सीमा लगाता है संविधान। कानून पर कुछ सीमाएं लगाता है संविधान, है ना। सरकार द्वारा, सरकार के जो कानून रहता है उस सरकार कानून पर सीमा लगाता है मौलिक अधिकार लगा करके, है ना। किसी को दंड नहीं किया जा सकता है, अब कभी उल्लंघन भी नहीं होगा सरकार द्वारा मौलिक अधिकार। बस है तो 3 को चीज छोड़ करके, तीनों चीज देख लिए पीछे। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य के बारे में देखते हैं। संविधान में लिखल है, संविधान में क्या लिखल है कि समाज की आकांक्षा माने समाज के लिए, और लक्ष्य होना चाहिए सरकार के लिए। लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है सरकार के लिए का आकांक्षा समाज के लिए, जरा देखते हैं। पुराने संविधान जब नहीं था, दूसरे देशों के लोग पुराने संविधान प्रतिबंध लगाने का कार्य किया करते थे। पुराना संविधान जो था ना, उसमें प्रतिबंध लगा के काम करते थे। कैसा प्रतिबंध? तो निर्णय लेने की शक्ति का वितरण को प्रतिबंध लगा देते हैं। कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, वही निर्णय लेने की शक्ति का वितरण को प्रतिबंध लगाते थे, और सरकार की शक्ति पर भी प्रतिबंध लगाया जाता था। पुराना संविधान में ऐसा होता था। पूछेगा पुराना संविधान किस चीज के लिए काम करता था? तो प्रतिबंध लगाने के लिए। तो प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है, कौन लगाएगा? कैसा प्रतिबंध? प्रतिबंध तो लगाएगा, तो कैसा प्रतिबंध? तो लोगों के निर्णय लेने की शक्ति का वितरण पर प्रतिबंध, ताकि लोग निर्णय नहीं ले सके, और सरकार की शक्ति जो होगा उस पर भी प्रतिबंध लगाता था पुराना संविधान। पुराना संविधान निर्णय लेने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता था और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद चल रहा है, 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान बनाया गया, और अनेक संविधान में बना सबसे सुंदर भारत का संविधान देखने को मिला गया 20वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में कोई भेदभाव नहीं, इसलिए सुंदर है। 20वीं शताब्दी का सबसे अच्छा उदाहरण है संविधान का। क्यों सुंदर है, जरा देखिए आगे। इसलिए सुंदर कहा जाता है भारत के संविधान को कि भारत का जो संविधान आया, या 20वीं शताब्दी का संविधान जो आया, सक्षम ढांचा प्रदान किया संविधान, है ना। संविधान का किया? सक्षम ढांचा प्रदान किया। सक्षम ढांचा प्रदान करता है, कहे लगे ढांचा इसलिए प्रदान करता है कि ढांचा इसलिए वो भी सक्षम, सरकार के कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, सकारात्मक कार्य कर सके, सरकार के कुछ सकारात्मक कार्य कर सके संविधान। समाज की आकांक्षा जो है और सरकार के जो लक्ष्य है उसका अभिव्यक्ति दे सके, है ना। 20वीं शताब्दी का संविधान सक्षम ढांचा प्रदान करता है किसके लिए? तो सरकार के सकारात्मक कार्य करने के लिए। सकारात्मक कार्य करने के लिए सरकार के लिए तो सकारात्मक सरकार का सकारात्मक कार्य करे, लेकिन समाज के लिए आकांक्षा और लक्ष्यों के अभिव्यक्ति दे सके संविधान, इसलिए ढांचा बनाया गया 20वीं शताब्दी में संविधान द्वारा। मैंने संविधान का ढांचा बना, संविधान का सक्षम ढांचा बना, सरकार के कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, इसलिए सक्षम ढांचा बना, और समाज के लिए आकांक्षा और लक्ष्य को अभिव्यक्त कर सके, इसलिए सकारात्मक ढांचा बना संविधान।
संविधान को ढांचा बनाया गया 20वीं शताब्दी में। उदाहरण के लिए देखा जाए, भारत का जो संविधान है, भारत में खास करके समाज में, भारत के समाज में नाना प्रकार के असमानता फैला हुआ है। मैंने भारत में बहुत प्रकार के समानता की गहराई फैलल है ना। समाज में नाना प्रकार के असमानताएं हैं। तो भारत समाज में नाना प्रकार के, बहुत प्रकार का असमानता है। तो फिर क्या करें? असमानता है, चाहे वो स्त्री पुरुष के आधार पर, धर्म के आधार पर, सामाजिक, जाति, अमीर गरीब के आधार पर समानता। तो फिर क्या करें? प्रतिबंध लगा दें? तो नहीं। असमानता पर जो फैलल स्त्री पुरुष पर प्रतिबंध लगाते तो नहीं। प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें? करना होगा सरकार को समर्थ बनाए, माने समर्थ बनाए, सरकार के रूप में समर्थन करे और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। सरकार को समर्थ बनाए कि ताकि असमानता को खत्म करे और शक्तिशाली बनाए सरकार को इतना कि अपनी शक्ति से असमानता जो बनल है, स्त्री पुरुष, धर्म, समाज, जाति, अमीर गरीब के रूप में, वो असमानता खत्म हो जाए। इतना सरकार को शक्तिशाली बनाए, गरीब और असमानता को कम कर सकते हैं। तो भारत में के जो समाज है उसमें बहुत प्रकार का समानता है। तो असमानता तो क्या करें? प्रतिबंध लगा दे? तो नहीं। प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तो सरकार को समर्थन बनाए, समर्थ करे और सरकार को शक्तिशाली बनाए। इसलिए सरकार को शक्तिशाली बनाएगा तो सरकार क्या करेगा? गरीबी असमानता को कम कर सकता है। खत्म तो ना करेगा, लेकिन गरीबी असमानता को दोनों को कम कर सकता है। और सकारात्मक सोच रहेगा सरकार के तरफ। ये नहीं कि सरकार के शक्ति को पीछे पड़े, शक्ति को सीमित कर दे। सीमित करना है, लेकिन सरकार के काम पर भी, शक्ति पर भी प्रतिबंध लगाना है। लेकिन ये लगाने के साथ साथ सरकार को समर्थन भी, शक्तिशाली भी बनाना है ताकि गरीब व असमानता कम हो सके। खाली प्रतिबंध नहीं लगाना सरकार पर। भारत के में तो असमानता ही है। वह असमानता को खत्म करने के लिए सरकार को समर्थन करना पड़ेगा और साथ में सरकार को शक्तिशाली भी बनाना होगा, है ना। वो भी सीमित शक्तिशाली बनाना है, सीमित शक्तिशाली बनाना है। तो भारत में आकांक्षा क्या है? आकांक्षा का मतलब है जातिगत भेदभाव मिटाना, है ना। समाज में जो होता है, आकांक्षा का मतलब है कि समाज में जातिगत भेदभाव मिटा देना है ना। समाज की आकांक्षा सरकार का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि भेदभाव मिटाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार को शक्तिशाली और समर्थ होना चाहिए। पूछेगा भारत की आकांक्षा क्या है? तो भारत का आकांक्षा यही है कि जातिगत भेदभाव मिटा देना है। किसका? तो समाज के आकांक्षा को, जातिगत भेदभाव खत्म कर देना है। ऐसा सरकार का लक्ष्य है कि जातिगत भेदभाव को खत्म करना समाज में। इसके लिए सरकार का लक्ष्य है कि जातिगत भेदभाव मिटा देना है और सरकार को शक्तिशाली और समर्थ होना चाहिए, तब जातिगत भेदभाव खत्म करेगा। ऐसा आकांक्षा है, भारत के सरकार का लक्ष्य है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का देखा जाए, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव ज़्यादा था। तो संविधान बनने से सरकार को समर्थन मिला, शक्तिशाली बना, वो भी सीमित शक्तिशाली बना। इसलिए नस्लीय भेदभाव समाप्त हो गया संविधान बनने से। भारतीय संविधान निर्माता की इच्छा क्या था? संविधान निर्माता मतलब संविधान बनाने वालों को निर्माता बोलते हैं। उनकी इच्छा यही था कि भारत में शिक्षा भौतिक जरूरत गर्मा माने विचार, आत्मसम्मान प्रत्येक व्यक्ति को मिले। शिक्षा भौतिक जरूरत गर्मा आत्मसम्मान प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा भारतीय संविधान निर्माता की इच्छा था। ये जो समर्थ है ना, शक्तिशाली जो बनाने के बाद होता है समर्थ सरकार को, ये प्रस्तावना में लिखा गया संविधान के। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना तो नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया। अब भारतीय संविधान निर्माता की इच्छा था कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, भौतिक जरूरत, गर्मा, आत्मसम्मान मिले। अगर इतना चाहिए, है ना, नस्लीय भेदभाव खत्म करना है, सबके प्रत्येक को इज्जत मिले, तो इसके लिए समाज में, इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार को
हम लोग चाहेंगे शक्तिशाली और समर्थ बनाना पड़ेगा। पीछे पढ़ चुके। भारतीय संविधान जो है सरकार को समर्थ प्रदान करता है। समर्थ प्रदान करता है कि ताकि लोगों के बीच में गर्व बनल रहे, प्रत्येक व्यक्ति को भौतिकी रूप मिले, हर तरह से ना नस्ली भेदभाव को खत्म कर सके। जैसे दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उस सबको खत्म करने के लिए सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है संविधान। सामर्थ्य प्रदान मतलब कि सरकार का लक्ष्य होता है समाज के आकांक्षाओं को खत्म। आकांक्षा माने जाति भेदभाव, नस्ली भेदभाव को खत्म करना। तो पूछे भारतीय संविधान क्या करता है? सरकार को क्या देता है? समर्थन देता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। कहा लगा यही सामर्थ्य से सरकार लक्ष्य बनाता है क्या? समाज के आकांक्षा भेदभाव को खत्म करना। सकारात्मक कार्य करता है और लोक कल्याणकारी कार्य करता है। ये कार्य कर सके सरकार करता है। सामर्थ्य प्रदान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि है ना प्रस्तावना में जो बात लिखल गया है, सरकार को सामर्थ्य प्रदान करे, सकारात्मक कार्य करेगा सरकार। इस तरह से सामर्थ्य प्रदान करेगा उस संविधान के द्वारा, तो सकारात्मक कार्य लोक कल्याणकारी कार्य कर सके सरकार। संविधान पढ़े जाता है, कहे लगे प्रधान समझते जाते हैं। जैसे से संविधान पढ़ते जाते हैं वैसे समाज में या संविधान में प्रावधान जो लिखा है उसको समझते जाते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं, यहाँ इतना ही ध्यान देना है कि भारतीय संविधान सरकार को समर्थ प्रदान करता है। इस समर्थ से सरकार का लक्ष्य होता है समाज के आकांक्षा भेदभाव को खत्म करना। सरकार का समर्थन मिलता है तो सकारात्मक कार्य होता है, लोक कल्याणकारी कार्य होता है। ये कार्य सरकार करता है। जैसे जैसे संविधान पढ़ते हैं वैसे प्रावधान हमें समझते चाहते हैं संविधान के बारे में। समाज की आकांक्षा का लक्ष्य में देखना है। संविधान का चौथा काम, इसे निष्कर्ष निकलता है कि चौथा काम हुआ कि सरकार को ऐसी क्षमता देना है, ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे सरकार जो है जनता के आकांक्षाओं का मतलब जनता के भेदभाव कमी को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मतलब कि सरकार को ऐसी क्षमता देना है जिसको क्षमता के द्वारा जनता की आकांक्षा को पूरा कर सके, जनता की आकांक्षा ज़्यादा आकांक्षा को पूरा कर सके। और जनता का आकांक्षा कैसे पूरा होगा? तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करके, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, जनता का आकांक्षा में भेदभाव खत्म करना। जब भेदभाव करेगा तो न्यायपूर्ण समाज बनेगा, तो न्याय दिलाएगा, तो न्याय के अनुसार भेदभाव खत्म होगा। इसलिए बोलता है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करके उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वह सरकार जनता की आकांक्षाओं का पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके ताकि उचित परिस्थिति का निर्माण हो सके। इसलिए सरकार को समर्थ बनाना चाहिए, ऐसा संविधान के अनुसार संविधान में लिखा गया। संविधान के समर्थ बनाने वाला प्रावधान, देखिए संविधान को भी समर्थ बनाना है, तो संविधान को भी समर्थ बनाने के लिए कौन कौन प्रावधान है? वो तो सरकार के लिए समर्थ बनाने के लिए प्रावधान देखे। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार की ऐसी शक्तियाँ भी देती है कि कानून का ही नाम नहीं है, बल्कि सरकार की ऐसी शक्ति देता है जिससे समाज के सामूहिक भलाई के लिए काम करते हैं। कारण है ना कि संविधान जैसा ना सरकार की इतना शक्ति देता है कि सरकार को नियंत्रित करता भी है, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला नियम भी बनाता है। सरकार को नियंत्रित करने के लिए नियम भी बनाता है और सरकार को भी शक्ति भी देता है ताकि समाज सामूहिक भलाई हो सके, जनता में समाज की सामूहिक भलाई हो सके। सरकार की शक्ति को नियंत्रित भी करता है नियम बना करके, और ये भी नियम बनाता है कि सरकार को नियंत्रित करना है, और नियम ये भी बनाता है कि सरकार को शक्ति भी देता है, वो भी सीमित शक्ति देता है कि समाज की सामूहिक भलाई कर सके सरकार। इतना संविधान बनाता है। कब मतलब ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का
प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास देना है, घर द्वार और स्वास्थ्य सुविधा भी देना है, रोग दुख ना हो सके। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान बोलता ना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम बढ़ाया है और अन्यायपूर्ण भेदभाव व्यक्ति को अन्याय भेदभाव जो है, यही अन्याय भेदभाव से व्यक्ति और समूह को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण से बढ़ावा दिया है कि जितना पेड़ लगाओ पर्यावरण संरक्षण होगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में लिखल है। और अन्यायपूर्ण भेदभाव का उससे बचना है, और बचने के लिए बहुत सारा कदम उठाया गया है संविधान में, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, ताकि अन्यायपूर्ण भेदभाव न हो सके। और आवास स्वास्थ्य सुविधा देने की भी बात चर्चा है, लेकिन धीरे धीरे देना है जो लोगों को आवास और स्वास्थ्य सुविधा भी। ऐसा दक्षिण अफ्रीका का संविधान में लिखल गया है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी क्या है? इंडोनेशिया में संविधान नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखे। राष्ट्रीय शिक्षा को बनाए रहना है। राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब कि सरकारी स्कूल पर शिक्षा ग्रहण करना, उनके संचालन करे, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखना और संचालन करना है राष्ट्रीय शिक्षा को। और बोलता है इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है गरीब और अनाथ बच्चा को देखभाल कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए रखे, गरीब और अनाथ जो बच्चा है उसको देखभाल करना है, ऐसा इंडोनेशिया का संविधान में लिखल गया है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान देखते हैं, पॉइंट है ना। राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे होता है जरा देखते हैं। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है आखिरी में, कि संविधान जो है, संविधान बुनियादी नियम कानून सिद्धांत का तो है ये है संग्रह। उसके अलावा संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान भी होता है। जहाँ संविधान है समझ ली कि वहाँ के समाज की बुनियादी पहचान संविधान है। संविधान द्वारा क्या होता है, बुनियादी नियम बनता है। यह बुनियादी नियम से सामूहिक पहचान होता है, सामूहिक पहचान से सामूहिक इकाई का, संविधान द्वारा सामूहिक इकाई के द्वारा सामूहिक पहचान। अब सामूहिक पहचान होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के संविधान द्वारा बुनियादी नियम ही बनेगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के द्वारा सामूहिक इकाई बनता है, सामूहिक इकाई माने समाज की इकाई, और सामूहिक पहचान होता है, समाज की पहचान होता है। संविधान अब बुनियादी नियम बनता है, यही कह रहा है। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान है। संविधान का संविधान समाज की पहचान होता है, किसका, बुनियादी नियम का। बुनियादी पूछेगा संविधान का, संविधान समाज की बुनियादी पहचान होता है। संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करता है। माने संवैधानिक नियम कौन सा है? संविधान में जो लिखा जाता है नियम, वो संवैधानिक नियम कहलाता है। संवैधानिक नियम हमें क्या प्रदान देता है? विशाल ढांचा। विशाल ढांचा किसका रहता है? नियम का ढांचा रहता है। ये ढांचा जो है व्यक्तिगत आकांक्षाओं का ढांचा होता है, बंधन का भी ढांचा होता है कि ताकि किसी पर न जाते उन्हें क्या करना नहीं करना इसके बारे में चर्चा बताता है। नैतिक पहचान भी बताता है, नैतिक पहचान। विशाल ढांचा बोलता है कि व्यक्तिगत आकांक्षा, लक्ष्य व्यक्तिगत आकांक्षा के लक्ष्य के स्वतंत्रता के प्रयोग करते हैं। आकांक्षा माने किसी के नीचे ऊंच नहीं समझना है, भेदभाव नहीं करना है। लक्ष्य भी है कि तुमको जो करना है करो, रोक नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी को हक के बारे में सोचे। स्वतंत्रता का लक्ष्य है कि आप जैसे मन वैसे बैठ कर पढ़िए, सोचिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र है। यही बताता है विशाल ढांचा में, संवैधानिक नियम के अनुसार विशाल ढांचा है, यही सब चर्चा है। लेकिन स्वतंत्र का मतलब इतना भी स्वतंत्र नहीं किसी को नुकसान हो जाए, इसके लिए बंधन बना गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। ऐसा
क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस स्वतंत्रता पर स्वतंत्र है, लेकिन एक सीमित है कि आप इतना ही के अंदर स्वतंत्र है। इसलिए बंधन बनाता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। संविधान ढांचा बना है, विशाल ढांचा में लिखल गया। संविधान के विशाल ढांचा में नैतिक पहचान का मतलब कि किसी के सामने गलत व्यवहार नहीं करना। अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किया गया। अनेक बुनियादी बुनियादी जो नियम है राजनीतिक और नैतिक नियम जो है विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किया गया। विश्व में जितना संविधान है सभी संविधान में बुनियादी नैतिक शामिल है। ये सब राजनीतिक और नैतिक शामिल है विश्व के अधिकांश देश में। तो क्या कहते हैं, संवैधानिक नियम संविधान में लिखा गया, इसलिए उसका एक विशाल ढांचा बनता है। विशाल ढांचा में संविधान के नियम लिखा रहता है। इसमें बोला हुआ रहता है कि व्यक्तिगत आकांक्षा लक्ष्य स्वतंत्रता के प्रयोग करें। अब बंधन बताता है, स्वतंत्र है कि बंधन बनाता है कि आप क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं। नैतिक पहचान बताता है, वही बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी संविधान में शामिल है। दुनिया में तो बुनियादी राजनीतिक और राजनीतिक के अलावा नैतिक नियम तो अपने लिए है संविधान में। वही दुनिया अलग अलग स्वरूपों को सरकार और प्रक्रिया है। दुनिया में अलग अलग सरकार है तो अलग अलग प्रक्रिया अपनाता है। काफ़ी कुछ साझा देखने को मिलता है। अलग अलग सरकार है तो अलग अलग प्रक्रिया अपनाता है। अलग अलग सरकार है तो अलग अलग सरकार लोग अपने में कुछ साझा करते हैं। जैसे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, तो मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है ना। अलग अलग सरकार अलग अलग प्रक्रिया होती है। दुनिया में अलग अलग सरकार है तो अलग अलग प्रक्रिया करता है। लेकिन भले अलग अलग सरकार है तो अलग अलग प्रक्रिया करेगा, लेकिन कुछ साझा भी करते रहता है सरकार एक दूसरे देश के। कि कौन चीज़ का, तो मूलभूत अधिकार की रक्षा करने के लिए कि तुम्हारे देश में हम आएंगे तो तू हमारे देश के आदमी कुछ न करेगा, हमारे देश में तुम्हारा आदमी आएगा तो हम तुम्हारे देश के आदमी कुछ नहीं करेंगे। यही मूलभूत अधिकार को रक्षा करने की बात करता है। राष्ट्रीय पहचान, पूरे देश के संविधान ने राष्ट्रीय पहचान तो अपने लिए है और नैतिक नियम भी अपना है। वो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा देखा जाए तो अलग अलग प्रत्येक राष्ट्र में है। प्रत्येक राष्ट्र में देखा जाए अलग अलग राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा है। राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा जो है अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग है। ऐतिहासिक परंपरा से सम्मिलित है। ऐतिहासिक परंपरा से देखा गया कि राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा जो है अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग है। जैसे अलग अलग राष्ट्र करने का मतलब, जैसे जर्मनी राष्ट्र है तो वहाँ का राष्ट्रीय पहचान जर्मन नस्ल से है ना। जर्मनी में राष्ट्रीय पहचान जर्मनी की नस्ल से है, जो कि भारत में राष्ट्रीय पहचान नस्लीय से नहीं है, बिल्कुल सामाजिक से है। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत किया है। संविधान द्वारा किया जाने वाला कार्य को रूपरेखा प्रस्तुत किया है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाज में एक संविधान होता है। मतलब अधिकतर समाज में संविधान होता है, क्यों सवाल उठ रहा है। संविधान के बारे में हमने 3 और प्रश्न करते हैं। कौन कौन? संविधान क्यों है, संविधान कितना प्रभावी है लोगों पर, संविधान न्यायपूर्ण है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा के बारे में पूछा है। संविधान लिखित होता है, हाँ संविधान अलिखित होता है। लिखित में भारत का जैसा हो गया, अमेरिका का हो गया। लिखित में ब्रिटेन का हो गया 1215 में। और श्रृंखला के अनुसार चलता है, सब लिख दिया तो श्रृंखला के अनुसार। और लिखित होता है कागज पर, जैसे भारत में। कह रहा है कई संविधान कैसे अस्तित्व में आता है। संविधान जो है, संविधान कैसे अस्तित्व में आया, तो संविधान के बारे में देखता है अस्तित्व लाने के लिए। जैसे देखिए किसने संविधान बनाया, सवाल उठ रहा है कि संविधान किसने बनाया। तो संविधान बनाने वाला आदमी
शासक भी बनाता है, जहाँ का राजा है वो राजा भी बनाता है, शासक सेना भी बनाता है। लेकिन शासक की सेना जो बनाता है इस संविधान ढेर दिन तक नहीं चलता। क्यों? कि पूर्ण समर्थन नहीं मिलता। पूर्ण समर्थन मतलब जनता का समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि जनता को साथ में लेकर चलने वाला काला नहीं होता संविधान में। शासक जब सेना बनाता है तो जनता का पूर्ण समर्थन नहीं होता। क्यों? कि जनता के साथ में लेके चलने वाला काला वाला संविधान नहीं बनाते दोनों। लेकिन संविधान एक और बनाता है जनता। जनता कहने का मतलब कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा बनता है संविधान बनता है, ये अच्छा होता है। कह रहा है संविधान सफल संविधान कैसे बना। सर्वाधिक सफल संविधान वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक सफल वाला संविधान जनता के प्रतिनिधि या जनता द्वारा बनता है, वही सफल होता है। तो जैसे भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, ये सफल है क्योंकि सब संविधान जो बना है ना, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनल है। जैसे भारत देखा जाए, भारत 1857 से 42 के बीच में है ना, संविधान बनाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जब देश आजाद होता तो संविधान बन गया, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बना भारत का संविधान, इसलिए सफल हो गया। उनका भारत भी अंग्रेज का था, दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेज का था, अमेरिका भी अंग्रेजी के गुलाम था, इसलिए सफल बना यहाँ पर संविधान। भारतीय संविधान अगर एक व्यक्ति बनता था 2-3 महीने में खत्म होता, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बनाया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। मैंने यहाँ सभा में संविधान का सभा बैठल थे, तो बहुत सारे आदमी थे, वही संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा में जो ही सदस्य चुना के देते थे, चुनाव जीत के देते थे, वो प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव जीतेगा तब संविधान सभा में जाएगा, वही संविधान को बनाएगा। तो प्रतिनिधियों का ही सभा मंडल था। ये प्रतिनिधि कहाँ से चुनता था? जनता के द्वारा। जनता कैसे चुनता था? प्रत्यक्ष रूप से चुनता था। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुना प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि गया संविधान सभा में, संविधान सभा जा करके भारतीय संविधान बनाया। तो संविधान सभा शुरू होता है 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, और 26 नवंबर को चलता है ना 1949 तक। संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन लागू होता है ना 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस के दिन। सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी संविधान सभा। संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा लोग सोचे कि सभी वर्ग, चाहे कोयरी चमार जो भी वर्ग रहेगा, SC ST OBC फला ढकला कोई भी रहेगा, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। एक साथ लेकर चलने के बारे में सोच रहे थे ताकि कोई वर्ग नाराज ना हो। आंदोलन के बाद बनने वाला संविधान तो इसलिए सफल संविधान बनता है, इसमें कोई खास नहीं है। कुछ देश जैसे पूर्ण जनमत संग्रह से संविधान बना है, हाँ या नहीं? पूर्ण संग्रह से संविधान बन भी सकता है, हाँ भी और नहीं भी। लेकिन भारत का जो है कोई जनमत संग्रह नहीं है ना। संविधान जो बनता है पूर्ण संग्रह से बन भी सकता है, हाँ में भी और नहीं में भी पूर्ण संग्रह से संविधान बन सकता है, लेकिन कोई जनमत संग्रह से नहीं। भारत जैसे नहीं, तो भारत जो है कोई जनमत संग्रह से संविधान नहीं बनाया, बल्कि लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। लोगों का मतलब का, लोगों में जनता की ओर से प्रबल शक्ति का मतलब कि कोई प्रतिनिधि के द्वारा बनाया जाता है। तो भारत का जन्म संग्रह से बना है नहीं। कौन बना है? सभा। सभा में कौन? जनता द्वारा जो चुन कर जाता है प्रतिनिधि, उसी के द्वारा बनाया गया संविधान सभा। वही का लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त है, और लोगों की ओर से शक्ति प्राप्त है प्रतिनिधि के, तो प्रतिनिधि हाँ कह दिया तो जनता के हाँ हो गया। प्रतिनिधि के द्वारा बनता है सब, प्रतिनिधि जाएगा सभा में, सभा बनाएगा भारतीय संविधान को। कह रहा है कि एक सफल संविधान की विशेषता क्या है? तो सफल संविधान की विशेषता यही है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जितना व्यक्ति है
प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रावधानों की आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। संविधान के प्रावधान में जो लिखल है वो प्रावधानों को आदर करना की कोई अवश्य शपथ देता है, राय देता है। तो कह रहे एक सफल संविधान की विशेषता क्या है? तो सफल संविधान की विशेषता यही है कि संविधान जो है कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना है सभी व्यक्ति को संविधान के प्रावधान को आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। करके संविधान के जो प्रावधान लिखल है उसको आदर करने के अवसर देता है। इसलिए संविधान के प्रावधान का आदर कर रहा है तो समझिए कि संविधान में जो नियम लिखल है उसको आदर कर रहे हैं, तो समझिए कि प्रावधान को आदर कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका सफल संविधान कहलाएगा। जैसे आदर का मतलब कि क्यों देगा? क्योंकि संविधान में देने का कारण है संविधान में जो प्रावधान नियम जो है वो आदर संविधान को क्यों देगा? क्योंकि कारण है, क्योंकि अधिकार है, व्यक्ति के अधिकार है, मूल अधिकार लिखल है संविधान में। अगर अधिकार ना देगा, अधिकार या मूल अधिकार संविधान में लिखल है, अगर आदर नहीं देगा तो फिर जे मत से पीट देगा, चल जाएगा। इसलिए संविधान को आदर दो, क्योंकि तुम्हारा मूल अधिकार है उसमें, है ना। बाहर आंदोलन करना है तो मूल अधिकार है, तब न जाता है। हमारा मूल अधिकार है आंदोलन करने के लिए, इसलिए आदर करता संविधान को। सत्ता का निर्माण करता संविधान। सत्ता माने देश चलाने वालों को कहते हैं सत्ता, जिसका शक्ति है, पावर है। सत्ता जो चुनाव जीत के जाता है, सत्ता का निर्माण करता संविधान। और सुरक्षा भी देता है संविधान लोगों को। सुरक्षा कि कोई गलती करेगा तो तुम्हारे साथ कोई गलती करेगा तो दूसरा आदमी पिटा जाएगा, है ना। सुरक्षा देता है, सत्ता का संचालन भी करवाता है, सत्ता का निर्माण भी करता है, संचालन भी करवाता है। जब इतना चीज़ हो गया तो जाहिर सी बात है कि संविधान को में जो प्रावधान लिखल है वो तो आपको, है ना, आदर करना ही पड़ेगा। इसलिए एक सफल संविधान की विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति मिल करके, जितना आदमी सभी लोग संविधान में जो प्रावधान लिखल है, नियम लिखल, उसका आदर करो। यही कारण है। अगर इतना कारण न देंगे तो कोई आदर करेगा जी? आंदोलन करने जा रहा था, जब मतलब पीट के चल जाएगा आंदोलन में, तो फिर संविधान में लिखला है नहीं कुछ, तो कोई आदर देगा? नहीं देगा। इसलिए अगर कारण नहीं देगा, इतना कारण है, अगर नहीं देता है तो कोई आदर नहीं करेगा संविधान को। उदाहरण के तौर पर देखा जाए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, संविधान में लिखल ना जी। तो संविधान में लिख दो कि बहुसंख्यक है अल्पसंख्यक के बारे में है। बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक को दबाने लगेगा तो कोई संविधान को आदर करेगा? नहीं करेगा। इसलिए भारत में हिंदू है बहुसंख्यक, मुस्लिम लीग, ईसाई अल्पसंख्यक। कभी सुने हैं कि हिंदू मुस्लिम पर अल्पसंख्यक पर दबाव डाले है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है किसी को कमजोर करके समझ के नहीं सताना है। इसलिए संविधान को आदर करते हैं। संविधानों का असमान बंटवारा होना। संविधान में असमान बंटवारा है जी? नहीं है। जब नहीं है इसलिए आदर करते हैं, सबका समान रूप से बंटवारा किया है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो। पहचानों को दबाया जाना नहीं, पहचान को दबाया जाता है नहीं। हिंदू तो हिंदू को पहचान मिलवे करता है, मुस्लिम तो मुस्लिम को पहचान मिलवे करता है, तो कहाँ पहचान दबाया जाता है? इसलिए हम लोग संविधान को आदर करते हैं। तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को समान रूप से जितने अलग है। सुविधा का असमान बंटवारा नहीं है, संविधान पढ़ देते हैं। सुविधा सभी को सुविधा समान रूप से है, पहचान भी सबको दबाया नहीं गया, इसलिए संविधान को आदर करते हैं। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब कि कोई भी संविधान जो होता है ना, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है। संविधान जो है खुद नहीं कहता कि हम ही न्याय दिला देंगे,
वही कर रहा, खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाता जरूर है कि हमारा मानेगा तो हम तुमको, है ना, बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। बुनियादी ढांचा मतलब क्या, हम नियम देते हैं तुम लोग को अच्छा से रहने के लिए, जिंदा रख सकता संविधान, यही विश्वास दिलाता है। संविधान जो है, संविधान सुरक्षा देता है और सफल होता है। स्वतंत्रता और समानता नागरिकों को देता है, नागरिक को स्वतंत्र करवाता है, समानता देता है। सभी नागरिक स्वतंत्र है, सभी नागरिक समानता है एक दूसरे में, नागरिक को देता है। नागरिक को क्या देता है? समानता, स्वतंत्रता, समानता, सफलता। इसलिए संविधान को सुरक्षा के कारण इज्जत करता है। संविधान को जनता नहीं बल्कि एक छोटा समूह ही नष्ट कर देगा। संविधान को जनता तो चाहेगा तो नष्ट कर देगा, एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है भारतीय संविधान में। कौन सा पार्टी को कितना शक्ति मिलेगा, कौन सा संस्था को कौन सा शक्ति मिलेगा, इसलिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया संतुलित रूप से। कहता है कि पहला संस्था बोलता है कि हम इसको नष्ट कर देंगे संविधान को, तो दूसरा संस्था बोलता है कि रुको अभी हम भी हैं, है ना। इसलिए संतुलित रूप से बनाए रहता है। पहला नष्ट करेगा दूसरा हावी हो जाता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया संविधान में संतुलित रूप से। भारतीय संविधान में शक्ति का बंटवारा क्यों किया गया है? ताकि कोई एक शक्ति को दे दिया जाएगा संस्था को तो निरंकुश बन जाएगा, संविधानों को बदल देगा। इसलिए भारतीय संविधान में लिखा गया है कि शक्ति का बंटवारा कर दो, ताकि कोई एक आदमी के पास शक्ति न हो। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका निर्वाचन आयोग में बांट दिया गया है ना। संविधान, भारतीय संविधान में शक्ति का बंटवारा 4 भाग में बांट दिया गया है। विधायिका बोलता है कानून बनाएंगे हम, कार्यपालिका बोलता है कि निर्णय लेने में मेरा हाथ रहेगा, उन्हें कार्यपालिका बोलता है कि तू कानून बनाओ ना बनाओ, हम ही निर्णय लेंगे कि सही गलत है ना। कार्यपालिका मैंने कार्य करता है, ये कानून बनाएगा तो ये कानून को इस पालन करता है। कार्यपालिका मैंने पालन कर दिया कि परीक्षा लो तो परीक्षा लेने का काम करता है, गलती होगा तो नहीं लेगा, सही रहेगा तो कार्यपालिका परीक्षा ले लेगा। तो कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाया गया कानून को पालन ही करता है कार्यपालिका, है ना। निर्णय लेने में सहायता करता है कार्यपालिका। और न्यायपालिका है से देखता है कानून गलत है कि सही बनल है, इसका फैसला करता है न्यायपालिका। हम बताएंगे कि कानून सही है गलत है। निर्वाचन आयोग बोलता है कि ठीक है तो तीनों फैसला कर लिया, अब हमारा पास आएगा गलत होगा कानून बनल तब निर्वाचन आयोग है, चुनाव करे बने करेंगे। इसलिए चुनाव कराने का काम करता है निर्वाचन आयोग, देश के लिए निर्वाचन आयोग। संविधान बोलता है संविधान लचीला और कठोर का संतुलन होना चाहिए। लचीला और कठोर का संतुलन होना चाहिए, न ज़्यादा लचीला न ज़्यादा कठोर, दोनों का कॉमन होना चाहिए। कठोर होगा तो बदल भी नहीं करेगा, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लचीला होगा तो आराम आराम बदल जाएगा, घड़े घड़े बदल जाएगा। इसलिए कठोर का मतलब कि इतना कठोर नहीं कि बदल भी नहीं करेगा, और लचीला का मतलब इतना नहीं कि आसानी से बदल जाए। इसलिए दोनों कॉमन होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर बदल भी जाए, जरूरत पड़ने पर इतना आसानी से बदले भी नहीं। संविधान सभा, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था, 3 को सदस्य के रूप में, उसी के तहत होता था संविधान सभा के गठन। तो संविधान सभा के लोग ही सदस्य संविधान को बनाया था ना। तो पहले संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाया गया। कौन गठन किया था संविधान सभा को? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो भी गठन होता था, इसमें जो भी सदस्य चुनाव कराया था ना, ये कैबिनेट मिशन के जुलाई 1946 से चुनाव कराया था, है ना, संविधान सभा के सदस्य चुनने के लिए। तो सदस्य जो भी बनेगा इसका संविधान सभा के, तो अप्रत्यक्ष रूप से
जनता का द्वारा चुना जाता था, है ना। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता था, तब वो जाता था संविधान सभा का सदस्य बनता था। ऐसा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठन होता। जब संविधान सभा बनने लगा तो गठन होता था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 9 दिसंबर 1946 को था। गठन पूछेगा तो संविधान सभा का प्रारंभिक अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जिस समय गठन हुआ था ना संविधान सभा का, उसी समय 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में विभाजन हो गया था। जब देश विभाजन था संविधान सभा भी विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को। तो 9 दिसंबर को जब गठन होता था संविधान सभा का, तो सदस्यों की संख्या 389 था। अब बोला गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, है ना। इसमें संविधान सभा में जाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, लेकिन 10 लाख आबादी पर रहेगा तो एक प्रतिनिधि को चुन कर भेजा जाएगा। 10 लाख आबादी है तो एक प्रतिनिधि यहाँ भेजो। इसी तरह करके 20 लाख आबादी 2 सदस्य बना। इसी तरह से 389 सदस्य बनल थे। सोच ली कितना लाख हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश प्रांत के लिए था, जो 292 गो सीट मिलल था। इसी पर चुनाव भी होता है ना। चुनाव होता तो 73 स्थान मुस्लिम का आता है और 200 कुछ कितना तो आता है, देख लीजिएगा। ब्रिटिश मामले है ये, लिख ले। ब्रिटिश अरे कांग्रेस का था ये, 292 पर चुनाव होता तो 73 को मुस्लिम को मिलता, लेकिन यहाँ 93 देशी रियासत प्रांत के देशी 93 गो सीट मिलल था देशी रियासत को, और 4 गो मिलल था कमिश्नर को। टोटल जोड़िएगा तो समय बन जाएगा ब्रिटिश प्रांत और 92 वाला के 10 लाख आबादी पर 389 सदस्य बन जाएगा। मतलब 10 लाख आबादी होगा तो कमिश्नर के 4 गो, एक 10 लाख पर एक, तो 10 को 40 लाख को 4 लोग चुन के जाएंगे। इसी तरह से क्रम है। देश विभाजन नहीं हुआ था तब कह रहा 389 सदस्य कि संविधान सभा उसी समय देश विभाजन होने से पहले बना था। जब देश विभाजन होता है तो 100 घटाएगा तो लगभग 299 बढ़ जाता है। 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन होने के बाद संविधान सभा का सदस्य बनते हैं। भारतीय संविधान कैसा बना? तो हम लोग अपने राजनीतिक लोकतंत्र को, हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है कैसा है? राजनीतिक है। इसको राजनीतिक को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र है तो इसको राजनीतिक पॉलिटिकल ना करके बिल्कुल सामाजिक सोशल लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ऐसा देना चाहिए जाता है। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, सामाजिक लोकतंत्र, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है लोकतंत्र, इसलिए सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए राजनीतिक लोकतंत्र को। वही राजनीतिक लोकतंत्र है तब तक राजनीतिक लोकतंत्र को कौन सा रूप देना चाहिए? सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। वही राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। वही राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। उन्हें कह रहा है राजनीतिक लोकतंत्र जब तक अस्थायी नहीं बनेगा जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र न हो जाए। राजनीतिक लोकतंत्र जैसे सामाजिक बन जाएगा तो समझ के अस्थायी हो गया। अब कोई न कहेगा कि गलत है, क्योंकि सामाजिक रूप से देखेगा। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जो बार बार कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक लोकतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है सामाजिक लोकतंत्र का, तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ यही है कि इसका अर्थ यही है कि जीवन के उस मार्ग से जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो फ्रांस क्रांति में दिया गया था, को जीवन के सिद्धांत के रूप को स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जीवन के रूप में स्वीकारता समाज, इसलिए कहता है राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए।
समानता बनता ये सामाजिक के जीवन से संबंधित है। यही सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है। स्वतंत्रता, समानता और बनता के सिद्धांत को इन तीनों को एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इन तीनों को एक अलग नहीं समझना चाहिए, एक ही को समझना चाहिए। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र का बारे में बता रहा है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप में बनाते हैं कि इनमें से एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजनों को ही विफल कर देगा। और इतना एक दूसरे से इतना मिला जुला है तीनों कि लोकतंत्र अगर अलग होगा तो समझ कि लोकतंत्र का मूल्य महत्व खत्म हो जाएगा। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जाता। स्वतंत्रता जो है इसको समता से अलग नहीं कर सकते हैं। समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं करेंगे। स्वतंत्रता समता से नहीं, समता स्वतंत्रता से नहीं अलग होगा। उसी तरह स्वतंत्रता बनता से नहीं, बनता स्वतंत्रता, इसी तरह एक दूसरे से अलग नहीं होगा। ऐसा भीमराव अम्बेडकर बात बोला था। यही है सामाजिक लोकतंत्र। संविधान सभा गठन 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 से चलता है। और सवाल उठ रहा है कि पीछे पढ़े 14 अगस्त 1947 तक, है ना, क्योंकि वह देश के बंटवारा तक भी चल था। तो देश के बंटवारा का हो जाने के बाद भी संविधान सभा अपना काम करते रह गया था 26 नवंबर 1949 तक। तब जाकर 26 नवंबर को संविधान बनता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, साल भर के बाद। ये तो हो गया। जब देश का संरचना बताता है संविधान सभा, जो संविधान की संरचना विभाजन के पूर्व 389 सदस्य थे, 10 लाख आबादी पे एक प्रतिनिधि चुन के जगह इसमें संविधान सभा में, जो 93 को देशी रियासत के लिए प्रांत से आता है, 292 को ब्रिटिश जो रजवाड़ा से है, रजवाड़ा का ही ब्रिटिश से 4 को कमीशन था सीट। विभाजन के बाद 28 को अनुसूची का भी स्थान मिलता है। इसमें अनुसूची का स्थान नहीं है विभाजन से पूर्व। विभाजन के बाद अनुसूची SC/ST का भी स्थान मिलता है, जो अम्बेडकर जी लाइन वाले थे। विभाजन के बाद 299 सीट रह जाते हैं। 100 को लगभग मानकर चलिए चल गए पाकिस्तान में, बाकी बचा 100 को कम करके 299, 389 में से 299 घटाइए 100 उधर चल गया, लगभग 100 को मैंने कम हो गया, याद कीजिए। 3 जून 1947 को भारत पाक विभाजन होता है। 3 जून 1947 को कैबिनेट योजना के तहत होता है विभाजन, है ना। कैबिनेट योजना नहीं, वो तो संविधान सभा का गठन था, चुनाव नहीं था। ये माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना के तहत, है ना। हिंदू मुस्लिम के आधार पर था, हिंसा फैल गया था, इसलिए सांप्रदायिकता के आधार पर देश बंटवारा हुआ। हिंदू बहुसंख्यक था, मुस्लिम अल्पसंख्यक था। जब बंटवारा हुआ तो संविधान में लिखा गया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक उसको भी इज्जत दो, इसलिए अल्पसंख्यक को स्वेच्छा का वास करता है संविधान। इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया है। रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना करता है 1946 में था। और पता से चुनाव जीत कर जो जनता जाता था संविधान सभा में सदस्य बनता था। गठन होता 9 दिसंबर को, सदस्य 389 को, और विभाजन तक यह भी काम करते रह गया 14 अगस्त 1947 को। और आगे बढ़ गया तो देश आज़ाद हुआ, है ना। 1947 तक काम करता रहा, 26 नवंबर 1947 तक। देश विभाजन नहीं हुआ था तो 389 सदस्य था। 93 को देशी रियासत के लिए, 292 को ब्रिटिश प्रांत के लिए, जो देशी रजवाड़ा कहते हैं, 4 को कमीशन का सीट था। 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि चुनाव किया जाता था। जब विभाजन हो गया तो अलग बात है, तो 299 सीट सदस्य रह जाते हैं संविधान सभा में भारत के। 100 को लगभग पाकिस्तान में चल जाता है। फिर देश विभाजन होता है, तो विभाजन होने के बाद 28 से देखिए इधर नहीं है। देश विभाजन से पहले इधर अनुसूचित जाति के सीट नहीं दिया गया था, लेकिन देश विभाजन के बाद 28 को सीट अनुसूचित जनजाति को भी दिया जाता है। हमारा संविधान, अब देखते हैं
पॉइंट अगला है, संविधान सभा के कामकाज की शैली देखते हैं। कैसे संविधान सभा लोग के सदस्य लोग कामकाज कैसे किए हैं उसकी शैली देखते हैं। शैली देखा जाए संविधान सभा के सदस्य द्वारा शैली संविधान बनाने में कैसे कामकाज किए हैं। देखिए, पहले तो संविधान बनाने से पहले विचार विमर्श किए सभी लोग। 379 सदस्य, देश बंटवारा के बाद 299 दाखिल थे, 282 संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, बाकी नहीं। तो विचार विमर्श किए। अब विचार विमर्श किए तो हर छोटे छोटे मुद्दों को पर विचार विमर्श किए। जितना हर छोटा बड़ा जितना मुद्दा था सब पर विचार विमर्श किए। और शैली जब हो रहा था विचार विमर्श तो जाहिर से बात है मतभेद भी हो रहा था दोनों के बीच में। वो कह रहा था कि हम ही प्रकार का बनाएंगे संविधान, वो कह रहा था इस प्रकार का। मतभेद हो रहा था, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहस हो रहा था जिसको कहते हैं वैध मतभेद हो रहा था। वैध में का मतभेद हो रहा था कि शासन चलाने को लेकर के। कोई कह रहा है कि शासन चलाएंगे हम इस तरह से, कोई कह रहा है कि केंद्रीकृत शासन होना चाहिए, कि कोई एक हाथ में होना चाहिए, तो कोई कहा विकेंद्रीकृत होना चाहिए। विकेंद्रीकृत मतलब कि सत्ता हर विभाग को बांट देना चाहिए, राज्य को कुछ मिलेगा, जिला को कुछ मिलेगा, केंद्र को कुछ मिलेगा। और कोई कह रहा है कि न्यायपालिका कैसा होगा, कौन न्यायपालिका कैसा काम करेगा, इस पर भी बहस हो रहा था। सार्वभौमिक मताधिकार पर लेकर बहस हो रहा था, शिक्षा पर भी बहस हो रहा था। ये सब वैध मतभेद हो रहा था। बहस हो रहा था संविधान आर्टिकल के हर छोटा से लेकर बड़ा अनुसूची आर्टिकल पर बहस हो रहा था। इस सब बहस को देखते हुए संविधान सभा के क्यों बहस हो रहा था, सब एक मत के लाने के चक्कर में था कि सबको एक निष्कर्ष निकलेगा कि ऐसा काम करना चाहिए, कि सब बहस को हम लोग एक मत में लाना था। इसलिए बहस विचार विमर्श मतभेद बहस होते रहा एक मत लाने के लिए। इस तरह से संविधान सभा कामकाज की शैली रहा। संविधान की कार्यविधि, संविधान में कार्यविधि देखते हैं। कैसे कार्यविधि कैसे चला, कैसे काम चला, अब कौन सा विधि हुआ कार्य में। तो कार्यविधि में देखा जाए तो पहले बैठक हुआ, 9 दिसंबर 1946 को बैठक होता है। और बैठक देश आज़ाद होने के बाद वो 26 नवंबर 1949 तक संविधान लिखा गया था, तब तक बैठक हुआ। इसमें 8 समिति थी। 8 समिति 7 देता है जी, 7 को सदस्य हुआ, तब अध्यक्ष मिला के 8 हुआ। 7 समिति थी। अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे अध्यक्ष। सरदार वल्लभ पटेल, राजेंद्र प्रसाद 8 अध्यक्ष थे। 7 को सदस्य थे, देख लीजिएगा। कार्यविधि में समितियां 8 हुआ था। अध्यक्ष अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद थे। सब एक दूसरे पर 166 दिन, कितना 166 दिन तक बहस चलल था। 166 दिन तक बैठक होता। देखिए 8 को समिति था। पहला में प्रारूप समिति आता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य था, अध्यक्ष मिला करके। जो अम्बेडकर था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 8 को समिति में बटले था, है ना। अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे समिति के। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी थे, 11 दिसंबर के बदल थे। लेकिन यही कहा प्रारूप समिति, जो समिति बना स्टार्ट हुआ, और क्रम में प्रारूप समिति के सभापति यानी कि अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक दूसरे को अभिवादन करते थे। जैसा मैंने महसूस किया, शायद ही किसी ने किया हो, कि प्रारूप समिति के सदस्य, विशेष करके इसके सभापति डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। कह रहा है अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं अम्बेडकर के बारे में, मैंने महसूस किया क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर इतना अस्वस्थ फिर भी लगन से, उत्साह से, है ना, प्रारूप समिति के 20 सभापति बने। ये बात बोलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत देखते हैं, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के क्या क्या महत्व रहा उसके बारे में। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। कह रहा है कोई भी संविधान जो है, संविधान केवल अपनी संविधान सभा के
बुत नहीं बनता। कोई भी संविधान है केवल संविधान सभा के बुत नहीं बनता है कि संविधान सभा में चुना गया है ना कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य और संविधान बना लेंगे, ऐसा नहीं है। केवल संविधान सभा के बुत नहीं बन सकता। तो कैसे बनेगा भाई, जरा देखते हैं। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी। विविधतापूर्ण मतलब कि भारतीय संविधान सभा में इतना लोग थे, इतना संविधान सभा में विविधतापूर्ण थी कि कोई कह रहा हम ऐसे बनाए, कोई कह रहा ऐसे बनाए, कोई अपने बारे में सोच रहा है कि एस सी ज़्यादा वैल्यू मिले, कोई सोच रहा है कि जनरल का ज़्यादा मिले। इसलिए विविधतापूर्ण ज़्यादा थी कि वह समान ढंग से काम नहीं कर रहा है। कैसे करेगा, कोई अपना अपना मांग करेगा, स्पेशल तो काम करेगा दिमाग। यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखना जाना था। जब अपने ही में आम सहमति नहीं होगा तो कैसे संविधान बनकर तैयार होगा। इन सिद्धांतों पर संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। इस सब बात को देखते हुए कहा राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, उसमें बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा हुई थी। क्या चीज़ पर चर्चा हो लगा राष्ट्रीय आंदोलन के समय कि हम लोग संविधान ऐसे बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, सबका हक में रहेगा। यही सब संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक जो विचार था, बात था, उसी पर चर्चा हो रहा था। एक तो लड़ाई राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था। इसी को देखते हुए है ना एक फिर से संविधान केवल अपने संविधान सभा के बदल बन सकता था, नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ विविधतापूर्ण थी, काम नहीं कर सकते थे समान ढंग से, आम सहमति नहीं बन रहा था। तो संविधान कैसे बनेगा? संविधान लागू होने के कई दशक पहले, बोले संविधान लागू होल था है ना, ऐसे लागू होल था 26 जनवरी 1950 में। ओकर दशक पहले राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा होल था कि संविधान हम लोग बनाएंगे तो है ना अच्छा बनाएंगे। वही चलते राष्ट्रीय आंदोलन के समय संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक बात होल था। जैसे देखा जाए उन लोग का विचार था, तो उसमें से एक विचार आता है उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में आता है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर को उद्देश्य को प्रभावित करता है। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना 1946 में आता है, उद्देश्यों को प्रस्तावना को परिभाषित करता है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, उद्देश्य को तो परिभाषा देवे करता है। उद्देश्य और मूल्यों को सहमति किया गया। उद्देश्य के उद्देश्य है और मूल्य, उद्देश्य और मूल्य को समाहित किया गया, दोनों मिला करके बनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में। तो उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देश्य और मूल्य को समाहित किया कि उद्देश्य और मूल्य क्या क्या है, जरा देखते हैं। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, वो भी संप्रभु गणराज्य बनेगा। भारत कैसा बनेगा? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, माने भारत स्वतंत्र रहेगा और संप्रभु गणराज्य मतलब कि हमारे भारत के आंतरिक मामले में विदेशी के हाथ नहीं रहेगा कि काम ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनेगा, है भी। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, वैसा भारतीय क्षेत्र जो ब्रिटेन के हक में था, गुलाम बनल था, वो भारतीय क्षेत्र और देशी रियासत जो रजवाड़ों के लिए था, वो देशी रियासत, और देशी रियासत के बाहर, देशी रियासत ही था, देशी रियासत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग नहीं था लेकिन बनना चाहता है, सब मिला करके एक संघ के रूप में देखा गया। एक संघ हो गया। एक संघ मतलब का ब्रिटिश वाला क्षेत्र, देशी रियासत के बाहर वाला अंग जो नहीं था वो भी अंग बना भारत में, उसको मिला करके संघ यूनिट बना दिया, यूनियन स्टेटरी बना दिया। वही संघ अब भारत संघ बन गया और संघ की इकाइयाँ मतलब का चाहे राष्ट्र हो या केंद्र शासित में बांट दें। संघ बांटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, उसी को तो राज्य इकाइयाँ हो गया, संघ इकाई हो गया, संघ का केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ की इकाइयाँ जो राष्ट्र, राज्य, केंद्र शासित वही इकाइयाँ है, वही संघ की इकाइयाँ स्वायत्त हो गया और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय
सरकार को नहीं दी गई है। कह रहा है संघ की इकाइयाँ स्वायत्त हो गई, स्वायत्त माने स्वतंत्र होगा, राज्य का स्वायत्त शक्ति स्वतंत्र होगा, केंद्र शासित का शक्ति स्वतंत्र होगा, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों को संपादन करेगा जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संघीय सरकार मैंने केंद्र को नहीं दिया गया है, और शक्ति राज्य को भी मिल गया है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत बन गया। संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बन रही भारत, वही संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत माना जाता है। पूछेगा संप्रभु स्वतंत्र जानते हैं, संप्रभु और स्वतंत्र क्या है? तो भारत तथा भारत के संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता है। और जब जनता रहेगा, पूछेगा संप्रभु स्वतंत्र भारत, कौन सा भारत? संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य भारत तथा संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता कहाँ है? संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता कहाँ है? सत्ता देखा जाए तो जनता में है। कुछ नहीं, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है जिसकी शक्ति, संविधान की भी शक्ति, संविधान को समस्त शक्ति, संविधान में जितना शक्ति लिखल है उस शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता है ना। भारत एक संघ बना, कैसे? तो भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश वाला को मिला करके देशी रियासत बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग नहीं बनना चाहते हैं, और एक साथ मिला दिया गया तो संघ कहा गया। संघ की इकाई राज्य केंद्र शासित होगा, वही संघ की इकाई स्वायत्त होगी, मतलब स्वतंत्र होगा, और सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपन्न करेगी, है ना। केंद्र है से अपना शक्ति का प्रयोग करेगा, राज्य तो अपना शक्ति का प्रयोग करेगा। जो संघीय सरकार को नहीं दिया गया, संघीय सरकार को नहीं दिया गया वो भी अपना काम करेगा, राज्य केंद्र है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत और संविधान के समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत कहा? तो स्रोत जनता में है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नेताओं की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है और सुरक्षा भी दी जाएगी। कह रहा है भारत के सभी लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय के रूप से, कानून के समझ समता, कानून के समझ समानता होना चाहिए, सभी को प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, इज्जत मिलना, गर्व मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए सब हाल में, उस सभी के समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए सबके नैतिकता के सीमा के अंदर रहते हुए भाषण देना है। इन्हें कि नैतिकता बाहर निकल जाए, भाषण खराब कर देना तो जेल हो जाएगा। भाषण, अभिव्यक्ति भी करना है नैतिकता सीमा के अंदर रह करके, और भी सार्वजनिक नैतिकता को सीमा में रहते हुए भाषण देना है। और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन कार्य कर सकता है, ऐसा मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा देता है संविधान। अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्र, दलित रहे या अन्य पिछड़ा वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाती है संविधान द्वारा। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा जल, गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता हो, जल थल आकाश हो, तीनों, आकाश जल थल आकाश तीनों, और क्षेत्रीय अखंडता चौथा में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सब राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। इसमें सभी को रक्षा की जाएगी, कानून के न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। विश्व को शांति, वही बहुत अच्छा है कि विश्व के शांति के लिए, मानव कल्याण के विकास के लिए जो भारत देश है स्वेच्छापूर्वक अपने आप से और पूर्ण योगदान करेगा, ताकि हम भी
विश्व शांति बनाए रखे, मानव कल्याण का विकास हो सके। इसी प्रस्तावना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर हमारे ये सब जितना पढ़े पीछे उद्देश्य में लिखा है, ठीक ना, प्रस्तावना हमारे संविधान में समानता स्वतंत्रता, संविधान में जो लिखल है समानता के बारे में, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभु, एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धता है ना को असंस्थागत स्वरूप दिया है। सब उद्देश्य का क्या दिया है? प्रस्तावना के आधार पर हमारे संविधान में क्या लिखल है? संविधान में लिखल है प्रस्तावना के आधार पर कि सभी को समानता हो, सभी को स्वतंत्रता हो, लोकतंत्र हो, संप्रभु, एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी संस्था का स्वरूप दिया है। संविधान क्या है? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, एक सार्वजनिक पहचान का रूप दिया है संविधान। किसके आधार पर? तब उद्देश्य के आधार पर। जब देवी क्या है? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, सार्वजनिक पहचान, तो इसलिए हमारा संविधान केवल नियम और प्रक्रिया की भूल भैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है। सरकार बनाने की कैसी है? नैतिक प्रतिबद्धता है, जो राष्ट्र और राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासन पूरा करेगा। मतलब हमारा संविधान जो है ना, हमारा केवल नियम प्रक्रिया का काम नहीं करता है कि नियम बना दे, प्रक्रिया बना दे, बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए जाने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो आश्वासन मिल रहा था, हमारे संविधान ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, वो भी उसको पूरा करता है हमारा संविधान। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक क्या है? तो संविधान को एकदम प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है, देखते हैं, सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। सरकार के जितना संस्था है सभी को संतुलित रूप से व्यवस्थित किया जाए, है ना। संतुलित मतलब कि व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी को संतुलित करे। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंग, संविधान सभा ने शासन के विभिन्न मतलब शासन करने वाला विभिन्न कौन अंग है? शासन करने वाला अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा के जितना सदस्य ने विधायिका देखा कि शासन करने के विभिन्न कौन है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में संतुलित व्यवस्था लाने के लिए बहुत विचार विमर्श किया, तब जाकर संविधान बना है। तीनों व्यवस्था को स्वीकार कर लिया सरकार। व्यवस्था को स्वीकार किया जाए जो एक और विधायिका होगा और कार्यपालिका के बीच, दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया। संतुलित बनाने के लिए तो ही है, संतुलित बनाने के लिए भी कहते हैं विधायक, एक तरफ विधायिका रहेगा और एक तरफ कार्यपालिका रहेगा। विधायिका और कार्यपालिका एक तरफ रहेगा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, अच्छा हाँ, एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका के बीच कानून बनाने वाला और कार्यपालिका कानून को लागू करने वाला को, दोनों के बीच, तथा दूसरे केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच शक्ति का वितरण कर दिया। कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का वितरण कर दिया और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण कर दिया, जिसके कारण संतुलन बना रहे। शासकीय संस्थाओं की सार्वजनिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माता ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव से कुछ सीखने में कई संकोच नहीं किया। कहा कि दूसरे देशों के शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में, कहा कि शासकीय संस्था कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब है संस्था, उसको सर्वाधिक संतुलित बनाना था। इसलिए हमारे संविधान निर्माता जितना थे, सभा जितना थे, दूसरे देश के प्रयोग की नकल किया और अनुभव से कुछ सीखने से कोई संकोच नहीं किया। कहा कि अगर हम संतुलित करने में सक्षम हो जाते हैं संस्था को, क्यों न हम दूसरे के देश के प्रयोग से सीखें, अनुभव से सीखना, कोई नकल थोड़ा करेगा। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। कारण हमारे संविधान निर्माता जो थे ना, अन्य संवैधानिक निर्माता जो दूसरे देश से प्रयोग के आधार पर और अनुमान के आधार पर सीख भी किए, कर भी किए, है ना। उस संविधान निर्माता ने अनेक
अन्य संवैधानिक परंपरा से जितना अन्य संवैधानिक परंपरा था उसे कुछ न कुछ ग्रहण किया, और ग्रहण करने में कोई परहेज भी नहीं किया, ग्रहण करते रहे अन्य संवैधानिक से। और यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि हम दूसरे के अन्य संवैधानिक परंपरा से हम परहेज करके अपने संविधान बनाए। यह उनका संविधान निर्माता का व्यापक ज्ञान का प्रमाण मिलता है। उन्हें किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण या अनदेखी नहीं की जा कि जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रधान को भी लिया, विभिन्न देशों से भी अनेक प्रधान लिया, लेकिन उन विचारों को जो दूसरे के संविधान से विचार लिया, विमर्श किया, उन विचारों को लेना कोई नकलीच मानसिकता का परिणाम नहीं था। दूसरे के संविधान से नकल की इसका मतलब थोड़ा नहीं कि नकली कर लिए, नहीं, उसके विचार को समझे, लगा कि वो अच्छा चीज़ ले लिए, खराब चीज़ छोड़ दिए, तो नकलीच मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग से क्या बात था। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था। संविधान में जितना प्रावधान लिखल है बात, उस बात को इस प्रकार से उचित सिद्ध करके दिखाना था कि भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। वह जो भारत में जो बात लिखल है, प्रावधान जो लिखल है, वह प्रावधान भारत की समस्या को देखता है। भारतीय संविधान के प्रत्येक प्रावधान क्या देखता है? भारत की समस्या को और आशाओं के अनुरूप है भारतीय संविधान। इसलिए दूसरे देश से प्रयोग के विचार को देख करके बनाया संविधान। यह भारत का सौभाग्य की बात है कि हमारे संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़ करके संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया, उन्हें अपना बना लिया, है ना। संकुचित दृष्टि में छोटा सा जगह छोड़ करके पूरे देश को पूरे विश्व भर में सर्वोत्तम चीज़ों को ले लिया, और सर्वोत्तम ने सबसे अच्छी चीज़ों को ले लिया और उसे अपना लिया। बहुत अच्छा बात है। ब्रिटेन के संविधान से क्या कर लिया है? ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत के फैसला, सबसे अधिक वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा ब्रिटेन का संविधान से लिया गया। जो सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है, 1815 से मैग्ना कार्टा कहते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप मतलब संसद जैसे संसद में कौन को रहता है? लोकसभा, राज्यसभा, वही संसदीय स्वरूप है सरकार का। कानून के शासन का विचार 1919-1935 कानून का शासन का विचार ये सब है। कानून का शासन का विचार, कानून में कैसा शासन किया जाए उस शासन का विचार के बारे में ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष के पद, उनकी भूमिका। विधायिका में देश के लिए संसद, विधायिका और राज्य के लिए होता है ना। विधायिका में क्या होता है? विधायिका कहने का मतलब कि अध्यक्ष के पद, उनकी भूमिका। विधायिका बनाने वाला कौन है? संसद। और संसद हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा तो अध्यक्ष बनता है, और राज्यसभा जो होता है सभापति बनता है राज्यसभा। वही विधायिका के अध्यक्ष के पद होगा, उनकी भूमिका क्या कहा है। विधायिका के अध्यक्ष का मतलब क्या? विधायिका का मतलब संसद के अध्यक्ष बनेगा कौन? लोकसभा में अध्यक्ष बनेगा, और राज्यसभा में सभापति बनता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून का शासन का विचार और निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन का संविधान लिया गया है। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतना, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन के विचार और कानून के निर्माण की विधि, विधायिका में अध्यक्ष के पद, उनकी भूमिका क्या रहेगा ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका का संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार की सूची। तो मौलिक अधिकार की सूची कहा गया था अमेरिका से, तो भाग 3 में है, नागरिकों के बारे में है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति, और न्याय पुनर्लोकन मतलब लगता है कि न्याय दिलाने में गलती होगा तो उसको रिव्यू करेगा, दोबारा चेक कर सकता है कि गलती हो गया तो ना, वो भी शक्ति दिया है अमेरिका के संविधान से। और न्यायपालिका की संविधान, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा। कनाडा लिखल है, कनाडा का संविधान से लिया गया है अर्ध संघनात्मक सरकार। तो भारत अर्ध संघात्मक सरकार है का सूत्र लिया गया। सशक्त केंद्रीय सरकार वाले संघात्मक सरकार बोले। अर्ध संघात्मक सरकार इसलिए कहते हैं कि भारत 2 भाग बटल है केंद्र और राज्य में। तो केंद्र राज्य में बटा, इसलिए आधा बट गया। इसलिए सशक्त केंद्र रहेगा, सशक्त मजबूत रहेगा, उसमें केंद्र है ना, संघात्मक सरकार है। सशक्त केंद्रीय सरकार वाले संघात्मक केंद्र को मजबूत बना गया।
अवशिष्ट शक्तियों का भी सिद्धांत दिया गया। जैसे संघात्मक में केंद्र राज्य शक्तियों का बंटाव कर दिया, अब ज़्यादा मजबूत यही रहेगा केंद्र। संघीय सूची, राज्य सूची, समष्टि सूची में नहीं आएगा, उच्च आएगा अवशिष्ट शक्ति में। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। भाग 4 में है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आयरलैंड के। मौलिक अधिकार अमेरिका से। फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। 1789 में तक क्रांति उसी समय से लिया गया है। यह संविधान निर्माताओं को, जब भारत देश संविधान बनल है तो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है। बुद्धिमत्ता मतलब दिमाग से बना है, और दूरदृष्टि मतलब आने वाला समय के बारे में सोच कर ही बना है। यही प्रमाण मिलता है कि वह देश को एक ऐसे संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान आधारित भूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं का स्थान दे सके। बुद्धिमत्ता दृष्टि का बारे में सोच करके ये बनाए उन लोग की आधारभूत मूल्य और सर्वोच्च आकांक्षाओं का स्थान दे सके आने वाले समय की पीढ़ी को भी। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बना संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। जटिल से बना संविधान है वो भी जीवंत भी है, जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान जो है कागजी और पोथे में ही दब कर रह जाते हैं। बहुत सारा संविधान है भारत को छोड़ करके कि जो कागजी पोथे में रह जाता है, बल्कि भारत में जीवंत सच्चाई के रूप में दिखाता है। ऐसा संविधान सभा, ऐसा संविधान निर्माता लोग बना है सोच कर, बुद्धिमत्ता दूरदृष्टि को सोच कर बना है। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। कैसा है भारत का संविधान? तो विलक्षण दस्तावेज है जो अनेक देशों के, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया है। भारत का संविधान विलक्षण दस्तावेज है। अब विलक्षण दस्तावेज होने के कारण किसका प्रतिमान मिलता है? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रतिमान से मिलता है। 3 वर्ष तक संविधान लिखा गया। तो बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 वर्ष बना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाओ व्यवस्था मात्र न हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक सजाए रखे। 3 वर्ष बनाने में इसलिए बनाया गया कि संतुलित संविधान बनाने के चक्कर में। संतुलित मतलब क्या कि जो संस्था बन रहा है, संविधान द्वारा जो बन रहा है संस्था अस्त व्यस्त न हो, माने थक जाए, अनसा न जाए कोई संविधान से, या कम चलाओ संविधान व्यवस्था न बने, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए भी रखे। लोगों के जो मन में आकांक्षा है, विचार है, उसको पूरे जिंदगी भर संजोए बना कर रखे। आप पुस्तक शेष विभाग व्यवस्था के बारे में पढ़िए आगे। अध्याय 9 देखते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कैसा संविधान है? जीवंत दस्तावेज है। जीवंत मतलब ना सुना है कि संविधान ये बोलता है वो बोलता है, उसी तरह से बोल देते हैं जीवंत दस्तावेज है। इसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? तो क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? तो नहीं, इसमें परिवर्तन होते रहता है, इसलिए अपरिवर्तनीय नहीं है। दूसरा में पढ़ेंगे संविधान संशोधन। 368 में 2 बात बोला गया है कि संविधान संशोधन होगा। अनुच्छेद 368 में बोला गया है कि 2 विधि से, ऐसे संविधान का संशोधन 3 विधि से होता है, लेकिन 368 में तो ये विधि बोला गया है कौन का? विशेष बहुमत से, और आधा राज्य, जितना राज्य है विधानमंडल विधायिका, उसका आधा राज्यों के अनुमोदन द्वारा संविधान में संशोधन होगा। यहाँ लिखा है, देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होता है। तो संसद में सामान्य बहुमत